Hello friends, this is Neha and welcome to Anvi Learning Platform. चलिए अब हम पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, मैं इसका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी आपको, और उसके साथ मैंने कुछ नोट्स लिख रखे हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। मींस इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं होगा। एनसीईआरटी थोड़ी रिवीजन करने का ये बेस्ट तरीका है। लास्ट है इस टाइम में बस आप एनसीईआरटी को पढ़ो, बाहर एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के लिए मैं बस जैसे एनसीईआरटी का लास्ट रिवीजन करवा रही हूँ, ओवरऑल रिवीजन। ठीक है, मैं एक लाइन बताऊंगी आपको। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखो, सबसे पहले है ह्यूमन का। इससे पहले मैंने जो चैप्टर्स है उससे करवा रखे हैं। अभी आप यहाँ से करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, इससे पहले जो मैंने कराए थे वो आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया था, बट अभी टाइम कम है तो रिवीजन के लिए मैं इसके लिए आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। बोर्ड पर पढ़ाने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये लास्ट रिवीजन तो मैं आप सारे चैप्टर जितने भी बायो के चैप्टर है उस सब चैप्टर को ऐसे ही पढ़ाऊंगी, ताकि इससे क्या होगा, आपको बस कंटेंट ज़्यादा मिलेगा और टाइम कम। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, एक घंटे एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, सारा कंटेंट प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी का जो गॉड बोला जाता है, ये बाइबल है हमारी एनसीईआरटी बायो वालों की। लेट्स स्टार्ट। देखो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हमें पढ़ना है। देखो क्या लिखा है, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। बोला जा रहा है कि हमने पहले पढ़ा कि हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी सेल्स है, सबको सर्वाइव करने के लिए, मीन सबको जीने के लिए कुछ ये क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, O2 की आवश्यकता होती है, एंड एसेंशियल सब्सटेंस, कुछ एसेंशियल सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो द वेस्ट एंड द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस, जो हम जैसे कि जो इतना हमारा जो न्यूट्रिएंट्स बनी, न्यूट्रिएंट यूज हुई, O2 यूज हुई, और उसके एसेंशियल सब्सटेंस उसके बाद क्या है, इसकी जो यूज हो जाएगी, यूजफुल सब्सटेंस तो ऑब्जॉर्व कर लेंगे, यूज हो जाएगी, बट उसके साथ साथ वेस्टेज भी तो बचेगी ना। जो वेस्टेज प्रोड्यूस होंगी तो वो हमारे बॉडी के अंदर इनसाइड में प्रोड्यूस होती है, तो वो बनेंगी, हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगी जो हम बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, हैव यू हो गया, प्रोड्यूस होंगे। उसके क्या है, हैव टू बी रिमूव कंटिन्यूसली। वो लिखा हुआ है कि हम जब जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं तो उसको हम बार बार क्या होते हैं, रिमूव करते रहते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारे बॉडी का जो फंक्शन है हेल्दी, फंक्शनली हेल्दी हो जाए, ताकि कि अगर मतलब जैसे कि हम एक्सक्रीट आउट करते हैं और एक्सक्रीट इन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्मूथली चलता रहता है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखो क्या बोल रहा है, इट इज देयरफॉर इसेंशियल टू हैव इफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। बोल रहा है ये आवश्यक है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो मैकेनिज्म होती है, उसको स्मूथ तरीके से, मींस अच्छे तरीके से मूव करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए ये एक्सचेंज करना हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, एक बहुत ज्यादा इसेंशियल है। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। बोला जा रहा है कि जैसे जैसे एनिमल्स है, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है कि जैसे हर आदमी का, हर एनिमल्स का रेस्पिरेशन होता है, या फिर सर्कुलेशन होता है, या फिर एक्सक्रीशन होता है, हर चीज का प्रोसेस क्या है, अलग है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही बोल रहा है कि जैसे जैसे एनिमल्स का जो ग्रुप होंगी, जो एनिमल्स का ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग इसका मेथड क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सारे प्रोसेस होते हैं वो सारे सेल्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है। अगर जो ऑर्गेनिज्म है ऑर्गन लेवल पे है तो उसका क्या होगा कि आराम से बस ऑर्गन लेवल के तरीके से उसका एक्सक्रीशन हो या सर्कुलेशन होगा। और जो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है तो उसका अलग होगा। तो ये बता रहा है सिंपल। अब इसमें एग्जांपल मैं आपको दे भी दिया है, जैसे देखिए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक, अब सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन लेवल पे होता है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक टिश्यू है, स्पॉन्ज, सेल एंड थ्रेड, ये सब क्या होता है, ये सब सेल है, बस बहुत ज्यादा। ये सब क्या होता है, ये सर्कुलेशन करता है थ्रू वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज द सब्सटेंस। इसका क्या होता है, बॉडी के अंदर ही होती है, कैविटी बनी होती है, उसी कैविटी से क्या होता है, मतलब जितने आप पानी उसके अंदर जाता है, जैसे हम स्पॉन्जेस पढ़ते हैं, स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है कि स्पॉन्जियो सील होता है, स्पॉन्जियो सील होता है, उसी स्पॉन्जियो सील में क्या होती है कि उसके जितना बाहर का जो पानी होता है, मतलब वो तो पानी में रहता है, तो पानी बाहर के पानी में से क्या जाता है, वो पूरा अंदर पानी चला जाता है, उसी पानी के थ्रू जितने भी उसके क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स हो गए, या फिर उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई भी इसेंशियल सब्सटेंस हो, सब उसके साथ चला जाता है। फिर उसके बाद उसकी बॉडी अब्जॉर्व कर लेती है, और उसी के थ्रू उसकी जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस मींस हार्मफुल सब्सटेंस या वेस्टेज होती है, उसी पानी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। मतलब उसका मेन प्रोसेस क्या है, स्पॉन्जियो सील के थ्रू, वाटर के थ्रू हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये तो सिंपल सब्सटेंस के बारे में बताया हमको कि स्पॉन्ज से छोटा तो कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, मतलब मल्टीसेलुलर में एनिमल्स के बारे में बोल रहा है। तो अब उसके बाद मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी। अब बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी के अंदर एक स्पेशल फ्लूइड होती है टू ट्रांसपोर्ट सच सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर सब्सटेंस इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। बोल रहा है कि ब्लड, अब देखो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हो गए मैमल्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो मैमल्स में क्या है, ब्लड एक इंपॉर्टेंट कॉमन यूज होती है, फ्लूइड है जो मोस्ट कॉमन हायर ऑर्गेनिज्म है, मींस हमारे में हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग दे दिया है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मोर कॉम्प्लेक्स मींस ये मैमल्स के बारे में बात कर रहा है, और मैमल्स में भी बेसिकली हमें आगे जो हम ये सब पढ़ेंगे वो हमें ह्यूमन के बारे में दिया, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं पूरा मैमल्स में, मतलब एनिमल्स में सारे के सारे एनिमल्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, मैमल्स वाली, और उसमें ह्यूमन को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, हमें अलग से देखो यहाँ पे हायर ऑर्गेनिज्म के साथ इंक्लूडिंग ह्यूमन कर दिया है, ताकि आप यहाँ पे हायर ऑर्गेनिज्म मींस एनिमल, ह्यूमन ही ना समझ लो बस। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला था। चलिए ये मैं एक एक वर्ड आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड एनसीईआरटी के एक एक वर्ड से आंसर क्वेश्चन आता है। तो हमें एनसीईआरटी का अगर आपका एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा तो एनसीईआरटी मतलब 80% 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब अभी है, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो अभी भी 4 मंथ है, 4 मंथ में अगर रिवीजन कर लोगे एक एक चैप्टर का रोज तो तभी भी आपका आराम से एनसीईआरटी पूरी तरह से हो जाएगा। एनसीईआरटी 80% क्वेश्चन हो ही जाएंगे सॉल्व आपके। ठीक है, चलिए अनदर बॉडी फ्लूइड। अब दूसरे बॉडी फ्लूइड है लिम्फ। हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, अब दूसरा है हमारा लिम्फ के बारे में पढ़िए। इसको अंडरलाइन कर लो, आप मेरे साथ एनसीईआरटी अपना बुक लेके बैठो, ताकि जैसे जैसे मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं तो अपने भी बुक में लाइन बाय लाइन पढ़ना। ठीक है, अब अनदर है फ्लूइड लिम्फ आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। लिम्फ भी है जो कुछ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इन इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज आल्सो एक्सप्लेन हियर। बोल रहा है इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है,
कि ब्लड में क्या, ब्लड या लिम्फ, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये ब्लड लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ये मैं आगे बताऊंगी कि क्यों टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ये भी बताऊंगी। और उसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है, मींस ब्लड की क्या मैकेनिज्म है, क्यों, कैसे, कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, किस लिए ट्रांसपोर्ट होता है, वो सारा पढ़ना हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सो चलिए सबसे अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ब्लड क्या है, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज है ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसमें कंपोजिशन, देखो कंपोजिशन का मतलब होता है कि किस चीज से मिलकर बना हुआ है। बोलता नहीं कि अगर आप बुक में कोई भी दवा लेते हो, जैसे मेडिकल स्टोर पे जाके दवा लेते हैं, तो आगे यार डॉक्टर भी कोई एक ही, जैसे एक ही इलाज का, जैसे भी कोई फीवर का ही होता है, एक ही दवा होती है, मेडिसिन होती है, लेकिन उसका कंपोजिशन अलग अलग होता है। या एक ही मेडिसिन का नाम अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन कंपोजिशन सेम है, तो वो मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रीफर कर देता है। ठीक है, तो वही कंपोजिशन मतलब किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो देखो ब्लड बना हुआ है, उसमें क्या क्या होता है, कंसिस्ट, मतलब वो क्या क्या करता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, प्लाज्मा होती है, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा ओवरऑल। चलिए ठीक है, अब देखते हैं मतलब बेसिकली पूरा का पूरा ब्लड को डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है, उसके अलावा भी और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए सो देखो सबसे पहले मैंने नोट्स बनाया, उसको देखो, फिर हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे देखिए ब्लड वही है जो बताया था, ब्लड एक स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यूज जो आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, वही में ये भी 11th ही है, मींस ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहले पढ़े होंगे। टिश्यू जो हमारा बॉडी है, एनाटॉमी वाले, उसमें पढ़े होंगे क्या बोलते हैं टिश्यू, जो चैप्टर है उसमें देखे होगा, उसमें कनेक्टिव टिश्यू दिया हुआ है, तो वो हमारा है। उसमें भी आपको दिया हुआ है कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू में भी दो तरीके का दिया हुआ है। ये होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में आती है ब्लड हमारी। ठीक है, और उसमें क्या क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, प्लाज्मा होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट होती है। हाँ देखो इसमें कुछ है जो आपको जान लेना चाहिए। ऑरिजिन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का ऑरिजिन जब बच्चा एम्ब्रियो फीटस लेवल पे होता है, तो उस टाइम तो सारा का सारा उसका बॉडी से ही बनता है। ऐसा नहीं मतलब कि उसमें है मदर और बच्चे का ब्लड एक दूसरे से कनेक्ट होता नहीं है। तो ब्लड किस चीज से बनता है, उसका ऑरिजिन क्या है, मतलब किस लेवल का है, तो मेसोडर्म। ऑब्वियसली जब एक कनेक्टिव टिश्यूज है, टिश्यू हमारा क्या होता है, मेसोडर्म लेवल का होता है, तो मेसोडर्म लेता है। ये हमारा ऑरिजिन इसका है मेसोडर्म। ये भी पूछ ले, मान लीजिए ज्यादा डीपली, तो आप लर्न कर लो। वैसे आज तक कभी पूछा नहीं है, बट पूछ सकता है। ठीक है, कंपोजिशन देखो, अब है कंपोजिशन हमारा ब्लड का। ब्लड में हमारा कंपोजिशन है 55% प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा 55%, और कॉर्टिसल्स जो होती है हमारी 45%। ठीक है, और उस कॉर्टिसल्स में क्या है, यूथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए एनसीईआरटी में भी आपको ये दी हुई है, देख लीजिए। मैं दोनों को मैं साथ लेके पढ़ा रही हूँ ताकि एनसीईआरटी भी आपको समझ आ जाए, और उसके साथ साथ मेरा नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए प्लाज्मा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या है ये। चलिए ठीक है, सो अब पढ़ते हैं प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का है, विस्कस फ्लूइड है, कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड। ब्लड का 55% कंसिस्ट करता है। 92% प्लाज्मा में क्या है, पानी है, एंड प्रोटीन है जो 6 to 8% इसमें प्रोटीन है। समझ गया कि ये जो हमारा ब्लड का 55% हमारा क्या होता है कि ये प्लाज्मा होता है, और कार्टिसल्स जो होती है वो 45% होती है। उसमें से भी प्लाज्मा में भी 55% में 90 to 92% पानी होता है, और जो बचा प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए अब देखो इतना समझ गया। अब इसका देखो पूरा का पूरा मैंने चार्ट बना दिया, तो इस चार्ट को भी आप एक बार देख लो। देखिए आई होप आपको दिख रही होगी, एक मिनट। चलिए ठीक है, सो देखो सबसे पहले प्लाज्मा में क्या है, वाटर है 90 to 92%, मैंने 92% लिखा है, आप इसको कर दो 90 to 92%। ठीक है, एंड प्रोटीन है हमारी 7%। प्रोटीन में कौन कौन सी है, एल्ब्यूमिन्स है, ग्लोबुलिन्स है, फिब्रिनोजन है, एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, मैंने उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिखा है। सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में मीन्स प्लाज्मा में क्या होता है, एल्ब्यूमिन्स पाई जाती है 57 to 60%। उसके बाद पाई जाती है ग्लोबुलिन्स 38%, फिर फिब्रिनोजन 4%। ठीक है, और उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती है 1%, सबसे कम। ये सबसे मैक्सिमम वाला और मिनिमम वाला पक्के से लर्न कर लो, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट पूरा, अगर वैसे तो आप पूरा याद कर सकते हो, बट अगर ना याद हो तो मैक्सिमम वाला मिनिमम। वैसे मैंने इतने शॉर्ट नोट्स बनाए, इसमें आप हर चीज़ याद कर लोगे, थोड़ा थोड़ा ही है, तो आप इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब उसमें कुछ अदर सोर्सेज भी पाए जाते हैं, मतलब ये तो हो गई हमारी प्रोटीन, वाटर और प्रोटीन। उसके बाद आप दोनों को देखो कुछ परसेंट होती हैं जो हमारी कुछ सॉलिड्स पार्टिकल पाए जाते हैं। देखो सॉलिड्स में क्या क्या होता है, आयंस होती हैं, प्रोटीन्स होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, गैसेस होती हैं, रेगुलेटरी सब्सटेंस। आयंस में क्या क्या होता है, क्लोरीन है, क्या सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, फॉस्फेट या मैग्नीशियम। उसको जिस मात्रा में पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें लिखा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा क्लोरीन होती है, फिर उसके बाद पोटासियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर फॉस्फेट, और उसके बाद मैग्नीशियम। उसी अमाउंट में मैंने उसी के अरेंजमेंट करके लिखा है। ठीक है, चलिए अब हो गया। और उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स। कुछ न्यूट्रिएंट्स होती हैं जैसे कि शुगर और फैट। शुगर एंड फैट, शुगर होता है जिसका होता है 80 to 100 ml होता है, और ये फैट होती है जो 150 to 80। ये मेजरमेंट नहीं पूछता है, लेकिन मैंने लिख दिया है। चलिए अब उसके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट में क्या हो गया हमारी यूरिया। ठीक है, यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, फिर गैसेस होता है, और कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंस। ठीक है, सो यहाँ तक समझ गए। चलिए देखो ठीक है, तो अब देखिए हमें एक एक करके इसमें दिया हुआ है जो फिब्रिनोजन। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, फिब्रिनोजन। देखो फिब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग। 3 पढ़ा है ना हमने कि एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन का जो दिया है वो है वो बेसिकली यूज होता है क्लॉटिंग के लिए, जैसे ब्लड क्लॉट के लिए फिब्रिनोजन का इस्तेमाल होता है, मतलब यूज होती है प्रोटीन। एंड ग्लोबुलिन्स जो है वो ग्लोबुलिन्स जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, ग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व होती है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। एंड एल्ब्यूमिन्स यूज होती है ऑस्मोटिक बैलेंस बेसिकली ये है। ये तीनों आपको याद करना है। ठीक है, आप इस वैसे भी लर्न कर सकते हो, जैसे मैंने याद किया था, पता नहीं बट देख लो मैंने याद किया था कि जैसे फिब्रिनोजन तो आप याद कर ही लो कि फिब्रिनोजन यूज होता है कि आपको क्लॉटिंग के लिए। फिब्रिनोजन का जैसा यूज होता है वो क्लॉटिंग के लिए, फिब्रिनोजन क्लॉटिंग। इस तीनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, फिब्रिनोजन हो गई या ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन्स, ये तीनों में क्या होती है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस तीनों को याद करने के लिए मैंने याद किया था कि अब फिब्रिनोजन का एक याद कर लो कि क्लॉटिंग के लिए होती है, दूसरा है ग्लोबुलिन्स। तो देखो G4 ऐसे मैंने याद किया था कि गुंडा, अब गुंडा है डिफेंस, मतलब गुंडा से बचने के लिए, तो हमारा क्या है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ग्लोबुलिन्स, ऐसे मैंने याद किया था ग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको डिफेंस मतलब डिफेंस बचने के लिए है, डिफेंस के लिए। तो यहाँ पे G4 गुंडा भी लिख सकते हो आप कि अगर आपका गुंडा है, गुंडों से बचने के लिए क्या यूज होता है, डिफेंस के लिए। डिफेंस का मतलब भी बचाव होता है, तो गुंडा कर दो यहाँ पे। ठीक है,
जी से गुंडा और जी से ग्लोबुलिन्स। अब हो गया, अब बचा कौन? एल्ब्यूमिन्स। तो एल्ब्यूमिन्स के लिए आपका ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, समझ गए? चलिए यहाँ तक आपको समझ गए? समझ गए, चलिए अब देखो यही हो गया। अब इसके प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन जो हमारे स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, जैसे कि हमने पढ़ा सॉलिड्स, उसमें सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ठीक है, उसको मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखवा दिया, ठीक है, ईटीसी। अब उसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सभी कुछ पाया जाता है, आर द ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांसिस्ट इन द बॉडी, ठीक है। फैक्टर फॉर कोगुलेशन, अब है कोगुलेशन के लिए फैक्टर है, और क्लॉटिंग के लिए और ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। जो हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होती हैं वो हमारी बॉडी में क्या इनएक्टिव फॉर्म में होती है, उस इनएक्टिव फॉर्म को हम एक्टिव फॉर्म करते हैं। उसके बाद 12 फेजेस है, वो फेज मैं आपको नहीं लिखवा रही हूँ, क्यों? क्योंकि उस फेजेस की बेसिकली हमको क्या है वो पूछता नहीं है, और मैं बस आपको एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ा रही हूँ। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर मैं उसको स्किप कर दूँ तो आप सोचना कि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, वो इसलिए नहीं पढ़ा रही कि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हाँ, हम अब एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी में उस फेजेस का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो फेजेस मैं आपको नहीं लिखवा रही हूँ। मैं बस एनसीईआरटी से रिलेटेड उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, उसके बाद कुछ नहीं आता है। वो फेजेस मैंने पढ़े थे, मतलब मुझे आता है, लेकिन वो फेजेस कोई काम का नहीं हुआ। वो सब आपको जैसे बाहर आगे जाके डॉक्टर बनोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि पूरा है जो कि इसके प्रोथ्रोम्बिन से उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, थ्रोम्बिन को प्रोटीन होती है, इनएक्टिवेट होता है, उसके बाद फिब्रिनोजेन से फिर इसको फिब्रिन में बनाते हैं। ये सब वो सब फेजेस में आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। देखिए, प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा बिना क्लोटिंग फैक्टर के तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं, ठीक है, ये सही है। और इसका ये भी याद कर लीजिए, सीरम किस कलर का होता है? हल्का सा पेल येलो कलर, मतलब येलो कलर में थोड़ा सा पेल कलर, मतलब हो गया ना मुरझाया हुआ येलो कलर का। चलो सो अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा दिया ये वाला, कि देखो अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। 3 प्रोटीन होती है ना जो हमारी, तो उस प्रोटीन में जो हमारा 3 है उसका है फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन्स, प्रोथ्रोम्बिन्स, ये सबको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ लेते हैं। इतना इससे ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। देखो तो ये है एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स क्या है? सबसे ज्यादा अमाउंट ये होता है जो मैंने अकॉर्डिंग टू अमाउंट के ऊपर लिखा है कि कौन सा कितने अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। तो बस अमाउंट नहीं तो बस थोड़ा बहुत याद कीजिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा लिखा है। एल्ब्यूमिन्स है जो मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है, 4%। मैक्सिमम टोटल प्रोटीन 7% है, जिसमें से 4% क्या है हमारी एल्ब्यूमिन्स है। वो क्या करती है? ये हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है। हाँ, ये बनता कहाँ पे है? लीवर में, ठीक है। अब है फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली इसका फंक्शन जो है ऑस्मो रेगुलेशन, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। सो इसका कहाँ प्रोडक्शन और फंक्शन, ये बेसिकली 2 चीज अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब है दूसरा आपका जो है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन है, ये लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन है, ठीक है। ब्लड प्रोटीन लार्जेस्ट है, लेकिन प्रेजेंट ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है। ये आपको पता है ना कि हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होना या फिर लार्जेस्ट अमाउंट में, ये लार्जेस्ट होना दोनों अलग बात होती है, ठीक है। और ये भी लीवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने का फंक्शन है मेन इसका, ठीक है। हाँ चलिए सो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब ग्लोबुलिन्स प्रोटीन है जो 2.4% में पाया जाता है। इसमें देखिए मैंने बताया था कि अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा और गामा, ये तीनों फॉर्म होते हैं। ये जिसमें से अल्फा बीटा फॉर्म है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, और लीवर, तीनों के तीनों लीवर में प्रोड्यूस होता है। और गामा जो होती है वो हमारे के इम्यूनोग्लोबिन्स में हेल्प करती है। आईजी मतलब ये होता है बेसिकली जो हमारा होता है कि लिम्फ जो होती है हमारी एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है। लेकिन ये जो हमारा जो ग्लोबुलिन्स वाली प्रोटीन है वो भी हमारे, मैंने पहले बताया डिफेंस मैकेनिज्म, जी फॉर गुंडा, तो गुंडे से कौन बचाता है हमें? जी फॉर गुंडा। डिफेंस मैकेनिज्म बताते हैं, आर्मी वाले बचाते हैं हमें। तो इसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे देखो ये गामा, जो ग्लोबुलिन्स का जो गामा फॉर्म है वो हमारा इम्यूनोग्लोबिन मतलब आईजी फॉर्म है, वो एंटीबॉडी से हमारा एंटीबॉडी बनाता है, जिससे हमारी डिफेंस में हेल्प होती है। ये बनाता है प्लाज्मा सेल के द्वारा बनता है, इसका फंक्शन है डिफेंस एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अब देखो ये है कि याद करने के लिए कि आईजी, इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो प्रेजेंट, अगर आपको याद नहीं होता तो इसको गेम्ड करके भी हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लर्न किया था कि आप इसको ले लो, यहाँ पे लिख लो कि मैंने याद GAMED, ठीक है। गेम्ड मतलब आईजी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। बट अगर आपको मैक्सिमम टू मिनिमम लेना है तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारा आईजीजी, फिर आईजीए, फिर आईजीएम, फिर आईजीडी पहले आता है। ये डी और जी है तो इस दोनों का आप ऐसे याद कर लो कि डी पहले आता है अल्फाबेट में भी और ई बाद में आता है, तो वैसे भी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। आईजीई जो है वो सबसे कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। याद करिए आईजीई ही बेसिकली हमारी एलर्जी के लिए यूज होती है, ठीक है, एलर्जी के लिए यूज होती है, ठीक है। चलिए अब नोट में कर लो, नोट में क्या है? प्लाज्मा ब्लड सेल, प्लाज्मा ब्लड सेल होती है। प्लाज्मा ये माइनस है कि आप प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है ब्लड माइनस सेल। अगर ब्लड में से हम सेल को माइनस कर देंगे तो, ठीक है, प्लाज्मा होता है ब्लड माइनस सेल। ब्लड में से अगर आप सेल्स को माइनस कर दो तो प्लाज्मा बनती है सीरम। सीरम क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा, जो प्लाज्मा हुई उसमें से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, समझ रहे हो, तो वो हमारी सीरम हो जाएगी। प्लाज्मा तो बनी गई, मतलब सेल्स पहले से निकली है, और सेल्स निकालने के बाद जो बनता है वो प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा में से भी आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दो तो ये हमारा सीरम बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद लिम्फ क्या होती है? लिम्फ होती है ब्लड माइनस, लिम्फ होता है ब्लड माइनस आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड माइक्रो प्रोटीन। लिम्फ क्या होती है? हमारी व्हाइट कलर की होती है। सो देखो व्हाइट कलर की कभी बनेगी? तब जब बनेगी जब हमारा क्या होगा? आरबीसी में नहीं होगी, ठीक है। तो ये है जो, ठीक है, लिम्फ इक्वल टू हो गया ब्लड माइनस आरबीसी, ब्लड में आरबीसी माइनस करेंगे, प्लेटलेट्स माइनस करेंगे और माइक्रो प्रोटीन्स भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा लिम्फ, ठीक है। ये तीनों है जो आप लर्न कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसमें स्टार मार्क लगा देती हूँ, ठीक है। स्टार मार्क्स मींस बहुत ज्यादा जरूरी है, अति आवश्यक, ठीक है। चलिए सो अब यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गई होगी। अब हमें पढ़ना है फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। देखो पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे पूरा टॉपिक वाइज पढ़ानी है आपको। मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, तो पहले मैं पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी थॉरोली, फिर उसके साथ साथ जो एक टॉपिक क्लियर हो जाए फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी अपना जो नोटबुक में मैंने शॉर्ट नोट्स बना के लिखे हैं, जो इतना ही बस लर्न कर लोगे, इससे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी किसी बुक से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए अब सबसे पहले देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट में हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये लाइन, यूरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। मींस हमें फॉर्म्ड एलिमेंट में यूरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी के बारे में पढ़ना है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना है और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्या? एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का क्या होता है? 45% प्रेजेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूट करके रखता है। उसमें पढ़ना है हमारा यूरिथ्रोसाइट, ठीक है। देखिए यूरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल। जितने भी सेल है ब्लड में उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या होती है? हमारी यूरिथ्रोसाइट्स होती है, ठीक है।
मीन्स आरबीसी होती है। एक हेल्दी इंडिविजुअल के ऑफ मैन हैज ऑन एन एवरेज, इसके पास एवरेज में 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी होती है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, बट मैंने इसको लाइन से इसलिए लिख दिया एनसीईआरटी में, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि ये ना होता है ना कि हमें लाइन से जो भी चीज़ रहती है तो अच्छे से समझ आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, हो गया। आप देखो यहाँ पे जो लिखी हुई थी, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। आरबीसी जो हमारी होती है वो रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है। रेड बोन मैरो में हमारा बनता है एडल्ट में, ये एडल्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये एडल्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, आरबीसीज में क्या होती है, न्यूक्लियस नहीं होती है। मोस्ट न्यूक्लियस होता है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकनकेव इन शेप। ये मैमल्स में, बहुत सारे मैमल्स में आरबीसी में क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं होती है और इसका शेप क्या होता है, बाइकनकेव होता है। इसका रीजन है कि क्यों नहीं होती है, बिकॉज आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन कैरी करना, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट है। तो इसीलिए उसका स्पेस क्या है, अगर छोटा सा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बड़ा ज्यादा है तो बड़ा स्पेस है, तो बड़े स्पेस की वजह से क्या होगा कि ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करके ले जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा तो हमारे लिए उतना ज्यादा बेनिफिट है ना। तो इसीलिए इसका क्या है, एक न्यूक्लियस। अगर आप एक सेल देखो कोई भी, चलिए मैं दिखाती हूँ, जैसे क्या पढ़े होंगे, तो जैसे ये मान लो कोई आरबीसी का शेप, तो जैसे बेसिकली बाइकनकेव होता है, मैं बता रही हूँ, ये हो गया। अगर बीच में आप न्यूक्लियस भी हो जाए और एक ये वाला है, ये वाला देख लो, इस दोनों में इसमें स्पेस क्या होगा, कम हो गया, इसमें स्पेस क्या ज्यादा है। सो इसमें स्पेस ज्यादा है तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा कैरी कर पाएगा ये, है ना। तो इसी के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, कि इसके पास क्या है, डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है एब्सेंस, मतलब इसकी ये नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं होती है। दे हैव द रेड बोन कलर, ये रेड कलर क्यों होता है, ये रेड कलर क्यों होती है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ये रेड कलर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दिस सेल, इसका कलर और इस सेल का जो नेम होता है उसको रेड कलर, इसका देखो कलर भी इसका रेड जाता है हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस से, और इसका नेम भी रखा हुआ है रेड कलर का, इसलिए इसको नाम रखा हुआ है रेड ब्लड सेल। ठीक है, एक हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब अगर आप 1 ml ऑफ ब्लड को चेक करोगे तो उसमें आपका 12 से 16 ग्राम क्या होगा, हेमोग्लोबिन होनी चाहिए एक हेल्दी इंडिविजुअल में। अगर आपका 12 से 16 ग्राम के एवरेज में नहीं है तो आप एक हेल्दी इंडिविजुअल नहीं हो, मीन्स आपको अनीमिया है, मीन्स आपको हेमोग्लोबिन की कमी है। तो हेमोग्लोबिन से कमी होने वाली सारी बीमारी आपको होने के चांसेस है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दिस मॉलिक्यूल प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। अब बोल रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स है जो हमारा रेस्पिरेटरी गैसेज है, जो CO2 और O2, उसके ट्रांसपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, मैसेंजर है सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मैसेंजर नहीं ट्रक है। ठीक है, अब देखिए आरबीसी हैव एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। आरबीसी का एक एवरेज लाइफ स्पैन कितना है, 120 दिन। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड, 120 दिन तक वो जिंदा रहता है और उसके बाद क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, अंत हो जाती है उसकी इन स्प्लीन। स्प्लीन में जाके वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी बोला जाता है, मतलब वहां पे जाके 120 दिन तक जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा, फिर उसके बाद मर जाने के बाद क्या होगा, स्प्लीन में जाके दफन हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं पे स्टोर होकर भी रहता है, रिजर्वर भी मैंने लिख दिया, ये भी याद कर लो। सो हमारी यहाँ तक आपको एनसीईआरटी समझ आ गई। चलिए एनसीईआरटी का आपको एक एक लाइन समझ आ गया आरबीसी का, मेरे साथ आप एनसीईआरटी लेके बैठो ताकि आपको पूरा एक एक लाइन एक एक वर्ड में समझा दूंगी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। चलिए जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगी इस पेज में, वैसे मैं दिखा दे रही हूँ ताकि आपको ये वीडियो में दिख जाए। ठीक है, देख चलिए इसमें कुछ ही एक्स्ट्रा है। ये तो आपको नंबर ऑफ आरबीसी बुक में दिया हुआ है 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ये आपको पता ही है। अब देखो इसमें दो तरीके की मतलब बीमारी हुई है कि पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया का मतलब हुआ जब आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा, आरबीसी ज्यादा हो जाएगी तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, और आरबीसी कम हो जाएगी तो उसको बोलते हैं यूरेथ्रोसाइटोपेनिया। ठीक है, आरबीसी का ये दोनों याद कर लीजिए, यूरेथ्रोसाइटोपेनिया और पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, चलिए अब ये देखो साइज क्या है, डायमीटर है 7.5 माइक्रोमीटर और थिकनेस की है 2 माइक्रोमीटर। हाँ, इसका जो ये वाला मैंने इसलिए लिख दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पुराने वाले मतलब जब इनसे ये नीट नहीं पीएमटी होती थी तो उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको आरबीसी का यूरेथ्रोसाइट का एक थिकनेस के बारे में दिया हुआ है, इसी की वजह से मैंने इसका डायमीटर और थिकनेस लिख दिया है। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं अब नहीं देता है, बट मैंने जो दिया है तो कर लेना बेटर है। ये एक्स्ट्रा है कि अगर जब आपका एनसीईआरटी का एक वर्ड क्लियर हो जाए उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हो। सो इसमें आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए अब है शेप में क्या बाइकनकेव शेप होता है, वो बाइकनकेव शेप क्यों होता है मैंने बता दिया, उसको लिख भी दिया है। टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए विदाउट न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, वो ये होता है बिना न्यूक्लियस का होता है, और ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली भी इसमें बेसिकली एब्सेंट होती है। ठीक है, अब इसको जब ये बिना न्यूक्लियस का है और साइटोप्लाज्मिक कोई ऑर्गेनेली भी नहीं है, ऑर्गेनेली का मतलब बेसिकली यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कह रहा है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है तो ये बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसके पास ऑक्सीजन फॉर्मेशन नहीं होगी, और ऑक्सीजन फॉर्मेशन नहीं और न्यूक्लियस नहीं है तो क्या इसी की वजह से क्या होता है, बस और बस एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो ये इसको लर्न कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। ठीक है, अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन अबाउट 12 to 16 ग्राम होता है ऑफ 10 मिलीमीटर। ठीक है, देखो अब है अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की अमाउंट क्या होता है, 12 से 16 ग्राम mg होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने वही एवरेज दिया हुआ है कि अगर 12 से 16 का आप एवरेज भी निकालोगे तो ये जो दिख जाएगा, तो इससे भी 15 ग्राम, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया है, ये नहीं दिया, तो ये आप लर्न कर लो। ईच आरबीसी कंटेन 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का जो है 280 मिलियन कंटेन करके वो रखता है। ठीक है, चलिए इसमें मैं वही बताऊँ, अंडरलाइन कराऊंगी जो आपका बाहर से है। अब देखो अब है स्ट्रक्चर, हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें हेमोग्लोबिन किस चीज से बना होता है, एक पहली जो हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम है जो 4 मॉलिक्यूल हीम का होता है, और ग्लोबिन सोचिए जिसमें सबसे ज्यादा ग्लोबिन का बहुत बड़ा चेन होता है, तो होता है 96%, और बस हीम थोड़ा सा अमाउंट में होता है, 4% के अप्रॉक्स होती है, वो 4 मॉलिक्यूल का होता है। अब ग्लोबिन में है 2 अल्फा ग्लोबिन 2 बीटा ग्लोबिन। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल होता है, उस 4 मॉलिक्यूल में 2 अल्फा का है 2 बीटा का, ये हीम है तो चारों सेम मॉलिक्यूल के होंगे, तो इसके लिए सीधे सेम लिख दिया 4। अब 2 अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन है, 2 बीटा ग्लोबिन प्रोटीन है। ठीक है, चलिए इसको भी लर्न कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, समझ आ रही होगी आपको।
ये पूछ सकता है कि आपका, पूछ सकता नहीं, एक बार पूछा हुआ है ये, मुझे ईयर याद नहीं है बट ये पूछा हुआ है, एक बार पूछा हुआ है कि ग्लोबुलिन में कौन सा कितना कौन कौन सा प्रोटीन कितना मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो उसमें लिखा हुआ था ऑप्शन कि दो, एक अल्फा दो बीटा, एक अल्फा तीन बीटा, एक दो अल्फा, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ था, उसमें दो अल्फा दो बीटा ऐसे भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लर्न कर ही लो, इतना कुछ खास नहीं है, आप इसको लर्न ही कर लो। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए सो अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम यूरेथ्रोपोएसिस बोलते हैं। अब ये दो तरीके, दो जगह पे होती है। एक होती है एम्ब्रियो, जब बच्चे होते हैं तब टाइम, उस टाइम में क्या होता है, यॉर्क सैक और लिवर में बनता है, स्प्लीन में बनता है। ठीक है, जब बच्चे के कंडीशन में, और एडल्ट होने के बाद बोन मैरो, बस ये दोनों याद रखना। एम्ब्रियो के केस में यॉर्क सैक, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट की जगह पे आप क्या करूँगी, स्टार मार्क लगा देंगे। ठीक है, चलो समझ गए। हाँ, ये एम्ब्रियो के केस में होता है, यॉर्क सैक में होती है, लिवर में होती है, स्प्लीन में होती है, और एडल्ट के केस में क्या होता है, रेड बोन मैरो में। ठीक है, समझिए। रॉ मटेरियल क्या क्या है फॉर्मेशन के लिए? रॉ मटेरियल तो पता है ना, कच्ची पदार्थ, किसी भी चीज को बनाने के लिए कच्चा पदार्थ की जरूरत, किसी भी चीज को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ की जरूरत होती है ना, तो इसको ऐसे ही है। और आरबीसी को बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, सो देख लो। इसमें होती है आयरन मॉलिक्यूल्स की, और आयरन मॉलिक्यूल्स मींस इन आयनिक फॉर्म, ऐसे याद कर लो, और ग्लोबुलिन प्रोटीन की। ठीक है, अब उसके मैचुरेशन मटेरियल सैचुरेटेड बाय, अब इसमें कुछ विटामिन भी होते हैं, विटामिन 12 B12, जैसे कि आप फॉलिक एसिड, ये दोनों जैसे कि कहता है ना, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी में, आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, या फिर आपको आयरन जो अनीमिया एक बीमारी होती है खून की कमी, तो उसमें क्या होता है, उसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये पढ़े होंगे आप। चलिए, ल्यूकोब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है ल्यूकोसाइट्स का, मेगा कैरियोसाइट से फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का, और उसके बाद यूरेथ्रोब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट मतलब यूरेथ्रोसाइट्स का। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स के मतलब डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो ऑब्वियसली आप जानते हो, और यहाँ रेटिकुलोसाइट्स से फिर बनेगा यूरेथ्रोसाइट, यूरेथ्रोसाइट्स का मतलब आरबीसी। ठीक है, आरबीसी मतलब मैच्योर आरबीसी। ठीक है, अब आपको ये भी लिखा हुआ था कि लाइफ स्पैन आरबीसी का कितना होता है, 120 दिन। आफ्टर 120 दिन के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और उसके बाद मैक्रोफेज में जाके मैक्रोफेजिक फॉर्म में स्प्लीन में चला जाएगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सो आई होप को आपको आरबीसी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमें इसके बाद पढ़ना है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, सो चलिए देखो, leukocytes are also known as white blood cell. White blood cell means WBC as they are colorless due to the lack of hemoglobin. ये कलरलेस होता है, इसी की वजह से क्यों होती है कलरलेस, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होती है। क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा आरबीसी में कि हेमोग्लोबिन के वजह से ही उसका कलर और शेप में चेंजेस होती है। ठीक है, एनसीआर दिया हुआ है ये आपको। ठीक है, तो वैसे ही है, जो हेमोग्लोबिन हमारे व्हाइट ब्लड सेल में नहीं होती है, जिसकी वजह से इसका कलर और शेप में कोई चेंजेस, कलर में चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, ये कलरलेस होता है, तो कलरलेस किस फॉर्म का होता है, व्हाइट कलर का होता है। समझ गया। चलिए, दे आर न्यूक्लिएटेड, और इसमें न्यूक्लियस भी होती हैं, एंड दे आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विथ एवरेज 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। पर ये बोल रहा है कि ये न्यूक्लिएटेड होती है, वो नॉन न्यूक्लिएटेड थी, ये न्यूक्लिएटेड होती है, और इसमें बेसिकली उसके मतलब आरबीसी के रिस्पेक्ट में ये कम अमाउंट में होती है, 6000 से 8000 ही होती है ब्लड के रिस्पेक्ट में। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव, इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। ठीक है, वी हैव टू मेन कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का हमारे पास दो मेन कैटेगरी है। ठीक है, हाँ, एक है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ तक, चलिए यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके बाद मेरे कुछ नोट्स देख लो। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्या होते हैं। देखिए, ल्यूकोसाइट है, नंबर ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी इज इक्वल टू 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, ये पता है। आप देखो यहाँ पे एक रेशियो लिखा है मैंने, सो इस रेशियो को लर्न कर लीजिए। रेशियो है ऑफ आरबीसी वर्सेस डब्ल्यूबीसी, मतलब कितना है कि ऑब्वियसली इसका कम अमाउंट है, तो इसका रेशियो होता है 600 से 1, 600 रेशियो 1, मतलब आपको अगर एक डब्ल्यूबीसी आप लोगे तो आपको आरबीसी कितना लेना पड़ेगा, 600। ठीक है, अब देखो ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस एक डिजीज, ये सब ने तीनों डिजीज है। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज कर जाएगा। ये कब इनफैक्ट इंक्रीज करते हैं, इन्फेक्शन के टाइम। क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज करने का क्या मतलब हुआ, अगर मतलब कि आपके बॉडी में क्या है, कोई इन्फेक्शन आ गई है, कोई डिजीज होने वाली है, क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, वो फाइट करता है। हाँ, आर्मी, जब आर्मी की सेना को तैनात आप कब करते हो ज्यादा, किसी भी बॉर्डर पे, जब उधर से आतंकी माहौल ज्यादा हो जाती है माहौल, तभी तो आप इंक्रीज करते हो कि जल्दी जल्दी करेगा और हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो वैसा ही है कि बॉडी के लिए हमारे आर्मी है, ये क्या बोलते हैं उसको, डब्ल्यूबीसी आर्मी है, और डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज कर रही है। मीन्स क्या कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ हमला हो गया, समझ रहे हैं, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। सो इसी के लिए बोला जाता है कि ध्यान से टेक केयर करने की आपको आवश्यकता। अब ल्यूकेमिया का मतलब हो गया कि अब इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, ये इसमें क्या होती है, ल्यूकेमिया डिजीज होती है। जैसे उस कंडीशन में क्या हो जाती है कि डब्ल्यूबीसी का अमाउंट इंक्रीज कर जाती है, क्यों, क्योंकि ब्लड कैंसर हो गया। अब ब्लड कैंसर है तो सबसे बड़ी डिजीज हो गई हो। अब ब्लड कैंसर है तो इसका क्या मतलब कि वहाँ पे भी आपको डिजीज को फाइट करने की, बॉडी को फाइट करने की जरूरत है। अब बॉडी को डिजीज से, किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने की जरूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे हमारा आर्मी सेना बहुत ज्यादा तैनात हो जाएगी। और देखो, तैनात होना अच्छी बात है कि जितना ज्यादा तैनात होगा हमारी बॉडी उससे लड़ेगी, डब्ल्यूबीसी लड़ेगी, हमारी बॉडी को कुछ नुकसान नहीं होगा। बट हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि ये हमारा बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है 6000 से 8000 अमाउंट में। उसके बाद क्या कहते हैं, ये उसके बाद भी इनकी लाइफ स्पेन भी बहुत कम होती है, इतनी शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है। यहाँ पे देख लो कि कुछ आवर, सम आवर, इनकी लाइफ स्पेन कुछ आवर से लेकर कुछ साल तक होती है, इनकी लाइफ स्पेन फिक्स नहीं है। तो इतनी कम लाइफ स्पेन है इनकी, तो इस लाइफ स्पेन में क्या होगा, बंदा ये मतलब एक लड़ता है मरता है। आर्मी, रियल में यही आर्मी है। जैसे कि क्या होता है, मैं आर्मी सेना में पूरे इंडियन आर्मी के बारे में नहीं बोल रही हूँ कि इंडियन आर्मी के जो कर्नल, ब्रिगेडियर वगैरह उनके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ कि जो लड़ते हैं, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, तो उनके क्या है, उनका जब तक आप यंग हो तब तक ही आप उसमें जा सकते हो। जैसे ही आप बूढ़े हुए आपको उसमें से निकाल देगा। उसका बेसिकली जॉब मुझे नहीं पता नहीं है पूरा मतलब सही, बट मुझे लगता है कि जब तक यंग है तब, क्योंकि वहाँ पे आपको फाइट करने के लिए बुलाया जा रहा है, आपको बॉर्डर पे आप फाइट करना है, तो बॉर्डर में बेसिकली सारे जवान ही जाते हैं ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ ज्यादा हो। तो वैसा ही डब्ल्यूबीसी है कि डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम है, लेकिन क्या है, लाइफ स्पेन कम है, अमाउंट कम है, लाइफ स्पेन भी कम है। लाइफ स्पेन कम होने का मतलब कि अभी आया, अभी बहुत कुछ दिन में मर जाएगा या कुछ टाइम भी लग सकता है, लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। तो ब्लड कैंसर में भी होता है, अमाउंट इंक्रीज कर जाता है, और ल्यूकोसाइटोसिस में भी अमाउंट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, बट ल्यूकेमिया का मतलब हुआ हमारा ब्लड कैंसर, और ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब इन्फेक्शन। अब है एक डायपेडेसिस क्या होता है, एक एमोडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है। इसमें क्या होता है ना कि एक वाइटी डिस्चार्ज, मतलब फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, तो वो भी सारा का सारा रिलेटेड हमारा इसी से डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों डिजीज अच्छे से समझ आ गए होंगे।
चलिए सो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ लिकोसाइट। लिकोसाइट्स के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ना है। सो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में है ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलो का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ए ग्रेनुलो का मतलब, ए का मतलब एब्सेंट, तो जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगी तो उसको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, और जिसमें ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगी उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। चलिए ए ग्रेनुलोसाइट के दो होता है, मतलब दो डब्ल्यूबीसी के दो टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट के दो होते हैं, ये तीन होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखो एनसीईआरटी में भी सेम एज इट इज दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी भी देख सकते हो। देखिए देखिए यहाँ पे है, हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं ग्रेनुलोसाइट्स का। यहाँ पे देखिए वी हैव, क्या बोलते हैं, दीज वी हैव द टू मेन कैटेगरीज, दो मेन कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूबीसी का। एक है ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे देखा न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स का है। और उसके बाद लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये दोनों ए ग्रेनुलोसाइट्स का है, ठीक है। अब इसके बाद दिया हुआ है कि न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट, जितना है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स है, तो इसको मैंने टेबल फॉर्म में लिख दिया, तो ये ज़्यादा ईजी में आपको समझ आ जाएगा। सो वही मैं डायरेक्ट दिखा देती हूँ, आई होप कि आपको दिख जाए, ठीक है। तो अब देखिए ए ग्रेनुलोसाइट का मैंने यहाँ पे पूरा चार्ट बना दिया है, ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ रहा था, तो इस फ्रेम में बताया मैंने। आइए आपको पूरा फ्रेम में भी नहीं आ रहा है, बट मैं थोड़ा सा ये पढ़ने के बाद थोड़ा इधर घुसा दूंगी। देखिए ए ग्रेनुलोसाइट है नंबर 1 में, फिर है ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में एक लिम्फोसाइट होता है, दूसरा मोनोसाइट होता है, ठीक है। और ग्रेनुलोसाइट में होता है इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, दिख रही है। देखिए अब इसमें है न्यूट्रोफिल्स में जो आपकी है, अब इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा कौन सा है हमारा, सबसे ज़्यादा हमारा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स हमारा है 60 to 65%, ठीक है। अब लिखा हुआ है 60 to 65% मैक्सिमम नंबर में होता है, ठीक है। अब उसके बाद है, उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है हमारा ये होता है लिम्फोसाइट, 20 to 25% हमारी लिम्फोसाइट होती है, और उसके बाद ये परसेंटेज होता है। और उसके बाद हमारा है मोनोसाइट 68%, ठीक है। मोनोसाइट 68% होता है, उसके बाद इओसिनोफिल 2 to 3%, एंड सबसे कम मिनिमम होता है हमारा बेसोफिल्स, ठीक है, 0.5 to 1%। ये परसेंटेज याद रखिएगा, ऑब्वियसली याद रखना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको एक लाइन एक वर्ड जो भी दिया है आपको हर चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, अब इस सबका शेप देख लीजिए, न्यूक्लियस का कैसा शेप है। ग्रेनुल्स के अंदर ये राउंड शेप का होता है, ठीक है। इसकी जो होती है वो किडनी शेप की होती है मोनोसाइट। इओसिनोफिल, ईओ से आप ई से याद कर सकते हो कि ईयरफोन का जो हेड होता है हमारा, हेडफोन जो कान में लगाते हो, तो हेडफोन के जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद बेसोफिल एस शेप का होता है, और उसके न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो मल्टी लोब न्यूक्लियस होती है, ठीक है। इसका मतलब एक साथ बहुत सारे लोब्स न्यूक्लियस की होती है। सो ये भी मैंने लिख दिया है, राउंड किडनी, और उसके बाद क्या होता है, किडनी यहाँ पे बीन्स भी लिख सकते हो, और बाइलोब्ड है, या फिर ईयरफोन से भी बोल देख सकते हो, एस से पर मल्टी लोब, ठीक है। ये हो गया इसका पूरा का पूरा फंक्शन। यहाँ पे हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, नहीं दिख रहा आपको, है ना। देखो अब हमें फंक्शन पढ़ना है, तो लिम्फोसाइट का मतलब पूरा फंक्शन हम पढ़ेंगे, पूरा बेसिक फंक्शन पूरा हम पढ़ेंगे। उसके बाद इओसिनोफिल का और न्यूट्रोफिल, ये बेसोफिल का, ठीक है। उससे पहले मोनोसाइट का मतलब बेसिक फंक्शन जो है, मेन फंक्शन जिसको बोलते हैं, वो क्या है, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। सेम एज इट न्यूट्रोफिल्स का क्या है, न्यूट्रोफिल्स भी फेगोसाइटोटिक फीचर शो करता है, जिसमें ये न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा शो करता है विद रिस्पेक्ट टू मोनोसाइट्स, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए ठीक है, अब देखो अपने नाम है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ओके देखो लिम्फोसाइट्स है, जो इसमें दो तरीके का लिम्फोसाइट्स होता है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट का है बेसिकली में टी एच सेल, टी एच मीन्स हेल्पर सेल, यहाँ पे टी एच लिखा हुआ है, यहाँ पे टी एच का मतलब हेल्पर, हेल्पर सेल। इस चैप्टर में हेल्पर सेल के बारे में उतना डायरेक्ट फंक्शन नहीं पढ़ना है, मतलब उतना बेसिक पूरा का पूरा फंक्शन नहीं पढ़ना है, इसको स्टडी हम करेंगे आगे जाके, ठीक है। पूरा का पूरा जब हम HIV वाला मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये पूरा का पूरा इसमें जब एड्स वाला आएगा, तो एड्स में आपको पता चल जाएगा कि हेल्पर सेल कैसे कैसे हेल्प करता है, तो वहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ पे बस नेम याद कर लो। चलिए इसीलिए मैंने नीचे फंक्शन लिख दिया है कि नॉट हैव डायरेक्ट फंक्शन इसका नहीं होता है, बी स्टडी लेटर, हम इसको बाद में पढ़ेंगे HIV मीन्स एड्स वाले में। अब देखो अब इसके बाद है टी के सेल, के का मतलब किलर, के का मतलब यहाँ पे है किलर सेल, लिख लो किलर, देखो नाम में ही है किलर सेल, किल करने वाला किलर सेल है, लिखा भी बात है फिर। हाँ ये क्या करता है, रिलीज करता है परफोरिन प्रोटीन, ये जो किलर सेल है ऑब्वियसली किलर है, तो किल करने के लिए क्या यूज़ करता है, क्यों यूज़ होगा, मारने के लिए यूज़ होगा, तो ये क्या यूज़ करता है, परफोरिन प्रोटीन रिलीज करता है फॉर कैंसर सेल के लिए और वायरस इन्फेक्टेड सेल के लिए। लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट मीन्स हमारी एंटीबॉडी है, तो हमारे लिए तो ये बेनिफिट है, मीन्स हमारे लिए तो यूजफुल है, और यूजफुल है तो उस केस में क्या करेगा, जब किसी भी कोई भी हमारे बॉडी में कैंसर सेल एंटर कर जाएगी, तो उस कैंसर सेल से हमें बचाने के लिए ये एंटर करेगा, और कैंसर सेल से हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद या फिर कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल होगी उससे क्या करेगा कि ये उसका जो सेल आएगी सेल परफोरेटेड, परफोरिन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई कैंसर सेल एंटर कर गया, कोई एंटर किया तो उसको तोड़ता देगा, मतलब उसको छेद ऐसे बना देगा कि अगर वो कोई अब डैमेज कर देगा, बेसिक मतलब है कि किसी भी चीज़ को परफोरिन कर देगा, मतलब ये देखो चछन्नी देखिए आप, चछन्नी देखिए ना, तो वैसे जाली नहीं होता, तो वैसे ही एकदम पोर बना देगा। क्यों, क्योंकि ना कुछ स्टोर कर पाए, ना स्टोर कर पाएगा, ना अपना फैमिली जनरेट कर पाएगी, क्योंकि बेसिकली आपने पढ़ा है कि वायरस जो होती है वो हमारे सेल के बाद तो बाहर तो वो डेड ही होती है, इसीलिए उसको ना लिविंग ना डेड दोनों में से निकाल, कोई नहीं, ना लिविंग कहा जाता है ना डेड कहा जाता है, क्योंकि किसी ऑर्गन के अंदर आने के बाद क्या होता है वो लिविंग बन जाती है, उससे पहले तो डेड ही रहता है। तो हमारे बॉडी में आएगा जैसे ही घुसता है, बस उसके बाद क्या कर लेता है वो कि अब अपना नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए वो मतलब पूरा रिप्रोडक्शन करेगा और नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्शन करेगा। लेकिन परफोरिन कर देगा तो उसको डैमेज हो जाएगी और वो प्रोडक्शन कर पाएगा तो मर जाएगी, ठीक है। अब है टी एस सेल, टी एस क्या है, ये बेसिक सस्पेंसर सेल है, ठीक है। जो जितना भी पोर क्रिएटिंग सेल है, जो ये हेल्पर सेल है, तो हेल्पर ये किलर सेल है, किलर सेल क्या करता है, कभी कभी इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है कि वो कैंसर सेल और वायरस सेल मीन्स जो हमारे लिए हार्मफुल सेल है, हार्मफुल जो भी इन्फेक्टेड सेल्स वगैरह है उसको तो मारता ही है, साथ साथ इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि वो हमारे यूजफुल सेल्स को भी मारने लगता है। तो ये तो हमारे लिए खतरनाक हो गई ना, कि ऐसा तो मतलब
ये पूरा को मार देगा धीरे धीरे। तो यही क्या करता है, सप्रेसर से उसको जाके सप्रेस करता है कि ठहर जा भाई, रुक जा, ऐसा नहीं करनी कि तूने बगल वाला आजू बाजू आतंकवादी को भी मार दिया और साथ साथ दो लोग को भी मार दिया, ऐसा नहीं करनी, चिल कर जा, और वो जाकर उसको सप्रेस कर देता है उसके फंक्शन में। ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद है टी मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल तो आपको पता ही है फ्यूचर के लिए है कि मेमोरी को स्टोर करके रखेगी और नेक्स्ट आपको बताती रहेगी कि आगे क्या क्या करना है। अब है बी सेल। बी सेल भी एज इट इज सेम है। बी सेल का दो है, ये बी लिम्फोसाइट का दो है, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या करता है, वो हमारा प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करती है, बेसिक फंक्शन एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है, और मेमोरी सेल फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, अब ये है लिम्फोसाइट, समझ आ गई। चलिए अब हमें पढ़ना है इयोसिनोफिल्स। देख लो इयोसिनोफिल्स क्या है। इयोसिनोफिल्स में है दो, एक है एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल्स और दूसरा है एंटी एलर्जिक एंजाइम्स। ठीक है, एंटी पैरासिटिक ये बस याद कर लो। ठीक है, पूछेगा नहीं, मतलब ये एक्सट्रीम वाला मीन्स ये डीपेस्ट से डीपेस्ट वाला पढ़ते हैं ना, जो बड़े बड़े मोटे मोटे बुक्स में लिखे रहते हैं, तो वही वाला है, उसको चुन चुन के अलग करके लिखा हुआ है। एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल्स और दूसरा है एंटी एलर्जिक एंजाइम। दूसरा है जब एलर्जी हो जाती है तो उससे बचाने के लिए। ठीक है, हिस्टामिनेज एंजाइम का नाम है एंटी हिस्टामिन, इन्वॉल्व करता है इन एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए समझ आ गया, यहाँ तक आगे बढ़ता है। चलो हो गया हमारा। अब लास्ट बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स से जो मास्ट सेल के जैसा ही है। मास्ट सेल भी क्या करती है कि कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, कुछ जो हमारे लिए बेनिफिट होता है। जैसे कि इसका लर्न कर लीजिए कि हिपैरिन है, हिपैरिन क्या रिलीज करती है, एंटीकोगुलेशन, एंटीकोगुलेशन में हेल्प करती है। सेरोटोनिन है जो वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर के जैसे यूज होता है, और हिस्टामिन एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। जैसे वहाँ पे कोई भी जगह पे आपको इन्फ्लैम हो गई, मतलब कभी तो वहाँ फटाफट क्या होता है, हिस्टामिन बन जाएगा। हिस्टामिन बन जाता है तो क्या होता है, वो जगह फास्ट से स्वेल कर जाती है। स्वेल करने का मतलब होता है कि आपको एलर्जी हो गई है। अब उस एलर्जी हो गई वो इंडिकेशन है। जैसे कि आपको कोई एलर्जी डिजीज हो जाता है, चाहे एलर्जी हो जाता है तो आपको स्किन पे कुछ रैसेज हो जाएंगे या कुछ स्पॉट्स जैसे दिखने लगती है। कभी कभी कोई सिल फुल जाता है, कभी कभी कोई आंख में एलर्जी होगी तो आंख फुल जाती है, नाक में एलर्जी हो तो नाक फुल जाती है। बहुत सारी ये आपको सिम्टम दिखा रहा है कि हाँ भाई आपके बॉडी के साथ, आपके उस बॉडी के पार्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। ये जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी थी, तो इसी की वजह से वो सिम्टम मीन्स फुलना इज इंडिकेशन, वो सही चीज़ है। अगर वो फुलेगा नहीं या स्वेल नहीं करेगा, इन्फ्लैम नहीं होगा, स्पॉट्स नहीं बनेगी, रेडनेस नहीं आएगी, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि एलर्जी हुई नहीं हुई है। ऐसे ही अंदर इंटरनल हमेशा से सुनते आ रहे होगे, अगर नहीं सुनते आ रहे हो तो आज सुन लो। मैंने तो हमेशा सुना कि जो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ज़्यादा डेंजरस होती है एक्सटर्नल प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में। ऐसे वो इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई लोग छत पे से गिरते हैं तो उसका सिर फूटना या सर फट जाता है, दैट इज बेस्ट, मतलब मैं यहाँ पे रिपीट में बेस्ट बोल रही हूँ, नॉट बेटर, वो बेस्ट है देन वो कुछ ना हो उसको। क्योंकि अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो उसको इंटरनल इंजरी होगी। इंटरनल इंजरी बहुत ज़्यादा डेंजरस है कि इंटरनली अगर इंजरी हो गई तो आपके पूरा हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकती है। और अगर आपको इंटरनली सिर फटा तो कोई क्लियर है, मान लो कहीं सिर पर कहीं कट लग गई तो वहाँ पे आप बैंडेज करके ठीक कर लोगे। अगर इंटरनल इंजरी है तो उसको सीटी स्कैन कराओ, उसमें प्रॉब्लम है, उस ब्रेन का कोई लेयर, कोई ब्रेन का कोई पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है ना, वो मेंटल एबिलिटी पे इफेक्ट करता है। सो इसीलिए बोल रहा है कि अगर आपको एलर्जी होती है तो क्या कोई स्किन में से रैसेस वगैरह आ गई तो आप देख लोगे कि हाँ डॉक्टर को भी आसानी होती है कि हाँ इचिंग हो रही है, यहाँ पे रैसेस है, तो ये वाला मेडिसिन खाएगा तो ठीक हो जाएगा। समझ गया। चलिए, तो वैसे ही बेसोफिल क्या करती है, जो बेसिकली बेसोफिल कहाँ यूज होती है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग जिस आदमी को ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रॉब्लम होती है तो उसको ब्लड बाहर से जब डालते हैं तो उसके इसमें क्या होती है, वो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर तो कोगुलेशन कैपेबिलिटी पहले से है, लेकिन क्या कहते हैं वो कि एंटी कोगुलेट की ब्लड को बाहर जैसे ही डाल दो जम जाती है। लेकिन हम ब्लड को चढ़ाते हैं तो उसके इसमें क्या है कि अगर ब्लड को बाहर ऐसे एज भी छोड़ दोगे तो ब्लड तो जम जाएगी, तो उसी में एंटी कोगुलेशन डाला जाता है ताकि वो ब्लड ना जमे। ठीक है, सेरोटोनिन है जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब हुआ आगे हम लोग इसको पढ़ना है, किडनी वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, कि वो पूरा वैसे उसको ना कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखता है। ठीक है, जो मतलब डायलेट हो गई तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करती है। और हिस्टामिन का मेन फंक्शन क्या है, एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। जैसे कि आपको मतलब कहीं भी एलर्जी हुई तो वो इन्फ्लाम कर देगी, मतलब उसको उस जगह को थोड़ा स्वेलअप हो जाता है तो पता चल जाता है यही है, इसी का इन्फ्लेमेशन होता है। उसको एंटी इन्फ्लामेम करने के लिए हमने पढ़ा था इयोसिनोफिल्स में। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा आपको रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल क्लियर हो गई होगी। चलिए इसको हम एनसीईआरटी से भी क्लियरली पढ़ लेते हैं। चलिए सो गेट रेडी। यहाँ तो हो गया था हमारा। अब देखो न्यूट्रोफिल्स और मोनोफिल्स। यहाँ पे है जो मोनोसाइड, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइड है। जो न्यूट्रोफिल्स का हमारा दिया हुआ है कि 60 to 65% और मोनोसाइड है 68%, वो फैगोसाइटिक नेचर का है, जो मैंने बता दिया। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब क्या है, विच सेल है, फैगोसाइटिक सेल है विच डिस्ट्रॉयड फॉरेन ऑर्गेनिज्म को एंटरिंग द बॉडी में जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म बाहर के आतंकवादी जब आएंगे उसको एंटर करने के लिए में ये एंटर करने से रोकते हैं, मतलब एंटर करके तो उसको मार मोड़ के खत्म कर देते हैं। ठीक है, इन एन आर्मी। और उसके बाद बेसोफिल सीक्रेट, अब उसके बाद बेसोफिल्स की बात है। बेसोफिल सीक्रेट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन ईटीसी एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, और ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करता है। और ईओसिनोफिल्स 2 to 3% है, ये रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन बट एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जी रिएक्शन। ये एलर्जी रिएक्शन से भी एसोसिएटेड होता है, ये मैंने बता दिया कैसे कि इसमें एंटी हिस्टामिन रिलीज करता है ये। अब है लिम्फोसाइट। ये वाला लाइन है जो आपको नहीं समझ आई होगी, जब आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो ईओसिनोफिल्स के बारे में लिखा हुआ है कि एलर्जी रिएक्शन से भी एसोसिएटेड होता है। तो आई थिंक ये लाइन आपको समझ नहीं आई होगी, तो इसी की वजह से मैंने क्या किया है कि वो वाला बढ़ा दिया मैंने कि जब ईओसिनोफिल्स के 2 फॉर्म होते हैं तो उसमें से पहला जो इन्फ्लेमेटरी वाला रिएक्शन फॉर्म होता है उसमें एलर्जी रिलीज करता है, एलर्जी रिएक्शन के लिए यूज होता है एज ए एंटी हिस्टामिन। ठीक है, समझ गए। अब देखो लिम्फोसाइट है 23% 20 to 25% होते हैं। आर द मेजर 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप होते हैं, बी और टी टाइप। हमने ये भी पढ़ लिया, बोथ बी एंड टी टाइप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गई। अब हमें पढ़ना है, चलिए सो अब प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। आर सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट एक स्पेशल सेल होता है, लिखा भी हुआ है देखिए, स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। हमारे बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होती है, नहीं दिख रही है आपको, एक मिनट,
चलिए अब दिख रही होगी। हाँ, तो क्या कहाँ थे हम, ये बोल रहे थे कि मेरे मेगा कैरियोसाइट सेल है, वो एक स्पेशल सेल है बोन मैरो में, उसमें से हमारा प्लेटलेट्स रिलीज होता है, मतलब प्लेटलेट उससे प्रोडक्शन होती है, ठीक है। उसके ब्लड नॉर्मली, इसमें ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब, मतलब ए जो मिलीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग पर मिलीमीटर क्यूब में हमारा 1 से 1.5 लाख से 3 लाख हमारा ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बोल रहा है कि ब्लड में बहुत प्लेटलेट्स होता है, उसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, उसमें बेसिकली जो होता है वो हमारा ब्लड क्लॉट, जैसे कट फट जाता है कहीं पे तो उसको ब्लड को क्लॉट होने के लिए जो सब्सटेंस एसेंशियल है उस सब्सटेंस को रिलीज करती है। ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब बोल रहा है कि अब इसका लॉस हो जाएगा जब हमारा कमी होने लगेगी ब्लड क्लॉटिंग, ऑब्वियसली सी बात है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की हमारे बॉडी में कमी होने लगेगी। तो आपको मान लो कभी कट फट लग गया तो क्या होगा कि ब्लड बंद ही नहीं होगा जब तक क्लॉटिंग हमारे लिए अच्छी बात है ना, कि जैसे जल्दी से कट फट लग जाता है तो वहाँ पे क्लॉट जम जाता है, तो क्लॉट जमने का मतलब क्या हो गया, ये बैरियर बन जाता है, कट गया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे से कट गया बैरियर बन गई, तो बाहर से ब्लड आपका ब्लड वापस नहीं आएगा, मतलब रुक गया। लेकिन अब मान लो किसी को प्रॉब्लम है और उसको कट गया और वो ब्लड निकल ही, ये बंद ही नहीं हो रहा है, किसी को डिजीज हो जाती है जिसमें बंद ही नहीं बंद होता है, तो बंद ही नहीं हो रहा, तो जितना ब्लड है आपको बॉडी से निकलता जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही बोल रहा है कि अगर क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जो बॉडी में, उससे रिलेट करता है जब हमारे बॉडी में क्या रिडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो जाती है बॉडी में, ठीक है। चलिए समझ गया, कुछ इसमें दिया हुआ है, जैसे कि हमें बस एनसीईआरटी लेके पढ़ना है, तो उतना मैंने कुछ हार्ड्स बताया, वो सब पूरा फैक्टर नहीं बताया, 12 फैक्टर जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो बस एक कैल्शियम इंपॉर्टेंट है वो वाला बताया था, और उससे ज़्यादा हमें आगे कुछ जाना नहीं है, ठीक है। देखो थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट एक सेल है जिसके अंदर क्या बोलते हैं एक फ्रैगमेंट, उसी से मेगा कैरियोसाइट है जो बोन मैरो का सेल, उसी में पूरा का पूरा आपका क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा, और जब क्लॉटिंग फैक्टर बनने के बाद एक प्लेटलेट्स बन जाएगा, उसको टूट के अलग डिटैच्ड हो जाएगा, ये डिटैच्ड है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको बोलते हैं। ये है जो प्लेटलेट्स है, मतलब ये इसका शेप कैसा होता है, ओवल शेप होता है विदाउट न्यूक्लियस, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होते हैं, याद रखिएगा। वैसे आज तक पूछा नहीं है बट लर्न कर लीजिए कि आरबीसी में और प्लेटलेट्स में आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब है क्या प्रेजेंट इन मैमल, किस किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है मैमल में, इसकी 7 दिन, इस 7 दिन की जिंदगी है इसकी, ठीक है, देख लो 7 दिन ही जीता बेचारा। हाँ, और काउंट, और ये डिक्रीज काउंट, मतलब ये डिपेंड करता है कि काउंट पे भी, अगर जिसका काउंट ज़्यादा है कम है तो इस पे भी, और इसका काउंट है जो नंबर है जो सबसे कम है तो इसी के लिए होता है क्लॉटिंग फैक्टर डिपेंड, बहुत ज़्यादा रीजनरेट होने में भी टाइम लेता है, इसलिए बोलता है ना कि एंटीबायोटिक और क्लॉटिंग फैक्टर हमेशा जनरेट होनी चाहिए बॉडी में, ठीक है। एक बीमारी होती है जैसा अभी हमने बोला ना कि जो क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड डिजीज, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसमें प्लेटलेट्स की काउंट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, अब हमें पढ़ना है आगे ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। चलिए तो आगे हम ब्लड ग्रुप पढ़ते, चलो नेक्स्ट अब हमारा है ब्लड ग्रुप्स, ओके। चलिए तो ब्लड ग्रुप देखो क्या लिखा है, एज यू नो, जैसे हम जानते हैं, जैसे आप जानते हो, ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट, बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप होता है एस्पेक्ट थ्रू इट अपीयर टू बी सिमिलर, बोला जा रहा है कि ब्लड ग्रुप है जो बेसिकली सिमिलर होता है बट कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से डिफरेंट होता है किसी एस्पेक्ट में, मतलब एक जगह किसी न किसी कारणवश। वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ ब्लड हैज़ बिन डन, बहुत सारा ग्रुप है ब्लड का अभी तक पाया गया है, जिसमें से 2 ऑफ सच ग्रुपिंग, जिसमें से हम एबीओ एंड आरएच आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारा ब्लड ग्रुप पाया गया है बट जिसमें से हम 2 ग्रुपिंग है उसको बेसिकली लेके चलते हैं, एक एबीओ है और दूसरा हमारा है आरएच फैक्टर वाला, ठीक है। नंबर 1 में पढ़ेंगे एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन, बोल रहा है कि एंटीजेंस जो मतलब जो है हमारा एंटीजन जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी के सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है ए एंड बी, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप हम लेंगे, ठीक है। ये एंटीजन क्या है, एक केमिकल है दैट कैन बी इंड्यूज, ये है जो एक केमिकल जो इंड्यूज होता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे कि बाहर से कोई भी चीज़ आपके बॉडी के अंदर आ जाती है तो एक केमिकल स्टिमुलेट होता है, तो वही एंटीजन है, ठीक है। अब है सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडी, अब बोला जा रहा है कि जैसे एंटीजन बाहर से आया तो वो हमारे बॉडी क्या कहते हैं आरबीसी पे एक एंटीना जैसे समझ लो, कि जैसे कि किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को पता करने के लिए एंटीना लगी रहती है ना, तो वैसे ही हमारे ब्लड ग्रुप पे आरबीसी पे एंटीना जैसा रहता है, सेंसर रहता है कि जैसे ही बाहर से एंटीजन कोई आया तो उसको सेंस करने के लिए कि हाँ भाई आ गया एंटीजन, अब सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो उसके लिए वो उसको जल्दी से मतलब फटाफट उसको डिटेक्ट कर लेगा, इसके लिए सेंसर है वो। अब क्या है कि जैसे ही एंटीना आया
मान लो कि अनाउंस हुआ, अब क्या अनाउंस होने के बाद क्या होगा, ऐसे थोड़ी ना बॉडी हमारी रहेगी, हाँ हाँ हमारे बॉडी में तो गुंडे घुस पड़े, अब हम कुछ नहीं करना, हाँ मैंने बस नोटिस अलार्म दे दिया। बस एक थोड़ी ना कि आपको बस अलार्म देना है। मान लो कि क्या बोलते हैं कि आपका कोई नोटिस आता है, या फिर मान लो एक कि ऐसे कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस में क्या हुआ कि एक फायर अलार्म है, फायर अलार्म है, तो फायर अलार्म क्या हुआ कि उस कोई बदमाश है जो ऐसे ही सिगरेट पी लिया बीच में इनमें, तो उसका काम क्या है, वो उसका काम है कि आपको सेंस करा देगा कि हाँ भाई किसी ने यहाँ पे कुछ डेंजर है, तो वो क्या करता है, बजने लगता है। अब बच गया तो आगे का काम क्या है, आगे का प्रोसेस है कि सब भागेंगे, सब अपना प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ सपोर्ट रखा रहता है कि आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है वो कि आगे आपको उसको यूज़ करनी है, तो उसका प्रोसेस है। ऐसा थोड़ी ना कि हाँ आग लगी हुई है, आप मज़े से आग मतलब ठंड में मान लो आग लगी तो आप सोचो चाहिए ठंड लग रही है चलो आग सेक लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो वैसे ही एंटीजन बॉडी में बाहर से आई आरबीसी के सरफेस पे, वो उसका कि आपको एंटीजन पहचानने का प्रेजेंस और एब्सेंस करने का एक सरफेस पर लगी हुई है एंटीना, अभी तक एंटीना लेके चलो। अब वो क्या कहते हैं, अब वो हमारे लिए गुड है कि बैड है, ये देख के उस पर एक्टिवेट होना, उसको डीएक्टिवेट करना, उस पर एक्शन करना या उसका रिप्लाई करके मतलब रिएक्शन करना, उसके लिए भी तो बॉडी में उसके लिए मतलब मान लो हार्मफुल हुआ तो उसके लिए या यूज़फुल है उसके लिए हमारी बॉडी में रहती है एक एंटीबॉडीज़, जो हमारी क्या है वही बोल रहा है द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अब ये हो गई प्लाज्मा में, हमारे आरबीसी पे तो हमारे एंटीजन का वो सिग्नल है, अब हमारे प्लाज्मा में क्या है कि मतलब इंडिविजुअल अलग अलग सभी मतलब सभी लोगों का अलग अलग इंडिविजुअल लोगों का एंटीबॉडीज़ होती हैं। वो क्या होता है एंटीबॉडी, प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। अब वो जैसे ही आपके बॉडी में मान लो ए बी ब्लड ग्रुप हो किसी का, ए बी के केस में तो नहीं, मान लो ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप में एक तो आगे मैं बताऊंगी, एक या फिर उसमें ओ होगा या फिर ए होगा, ए वो आई ए जेनेटिक है सो, और आई ओ होगा, ठीक है। अब मान लो बी वाले आ गए, ए वाला आएगा तो एंटीजन तो पता कर ही लेगा, एंटीजन ए वाला एंटीजन आया तो एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, बोलेगी चलो भाई ये तो अपना ही है तो इसका कुछ नहीं है, वो झटाक से समझ लेगा हाँ भाई ये तो अपना ही है तो अपने से क्या लड़ना। अगर मान लो बी आ गया, अब बी आ गया तो उसको तो बताना पड़ेगा ना भाई ये तेरा घर नहीं है, तू जा, तू यहाँ से जा, तेरा कोई काम यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए एंटीबॉडीज होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, उस एंटीजन के लिए रिस्पॉन्स करने के लिए एंटीबॉडी बनती है। अब वो डिपेंड करता है कि वो एंटीबॉडी आपको यूज़ करना है या मतलब यूज़फुल है या हार्मफुल है, मतलब अगर आपको खतरा है तभी भी बनेगी, तो उसको क्या नहीं खतरा है तो बूस्ट होने के लिए बनेगी, यही बता रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन, अब उसका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन ऑफ 4 ग्रुप्स, बोल रहा है कि अभी एंटीजन एंड एंटीबॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 ग्रुप में है। कौन कौन सा, ए बी ओ, ठीक है, गिवन, इसमें नीचे टेबुलर फॉर्म है, उस टेबुलर फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ठीक है। प्रोबेबली यू नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैनॉट बी यूज्ड, बोला जा रहा है कि जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, किसी को ब्लड डोनेट करनी है, तो आप ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी कोई भी ब्लड चढ़ा सकते हो, हाँ। डोनर ऑफ द ब्लड ऑफ ए डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड, बोला जा रहा है कि अगर आप किसी को एज ए डोनर लेते हो तो उसका बहुत चेकअप होता है, पता है आपको। अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो वो अलग बात है, ब्लड डोनेट करना अलग बात है, मगर अगर किसी को ब्लड चढ़ाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज मतलब देना है, तो उस आपको पूरा बॉडी चेकअप करानी पड़ेगी, ठीक है, पूरी तरह से कि आपका ब्लड उससे मैच किया, फिर आपके ब्लड में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, कोई आप जेनेटिकली कोई बीमारी नहीं है, या फिर अभी आप हेल्दी हो या नहीं हो, ये सब चेकअप होता है ब्लड का। ऐसे ही नहीं कि आपका ब्लड बॉडी से लिया और सीधे दूसरे पे चढ़ा दिया। अगर आपका ब्लड मैच भी कर जाए, ब्लड ग्रुप मैच भी कर जाए, फिर भी कभी कभी ब्लड हमारा वो क्योंकि वो ब्लड डायरेक्ट चढ़ा रहे हैं, तो वो क्या होता है ना कि आपके बॉडी के अंदर तो चले गए, तो उस ब्लड के साथ साथ आपके अंदर जितने भी बैक्टीरिया जितने भी वायरस थे वो सारे वायरस दूसरे के इंसान मतलब मेरे में है, मेरा अगर मान लो इनफैक्ट नहीं मुझे नहीं बीमार पड़ना, मैं अपना एग्जाम्पल क्यों लूँ, क्या है बीमारी को इनवाइट नहीं करनी चाहिए। चलो मान लेते हैं कि कोई है कि जिसका ब्लड है वो उसको कोई बीमारी है, ठीक है। अब उसको बीमारी है तो क्या बोलते हैं, अब वो एक हेल्दी आदमी है तो हेल्दी आदमी कोई बीमार इंसान है और कोई एक नॉर्मली देखने में फिट फाइट हेल्दी आदमी है, ठीक है। तो वो बीमार इंसान है, उसको ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हेल्दी आदमी जो बहुत फिट फाइन दिख रहा है उसने कहा हाँ भाई मैं तो बहुत फिट हूँ, और उसने क्या किया डायरेक्ट जाके ब्लड दे दिया, बोला चाहिए भाई चढ़ा दो। अब एक डॉक्टर निकल गया, तो वो डॉक्टर ने क्या किया, ज़्यादा अच्छे से चेक वेक नहीं किया और उसके बाद उसने सीधे उसको ब्लड मतलब ब्लड उसको चढ़ा दिया, ब्लड दे दिया उसको। अब उसके बाद क्या हुआ, बाद में पता चला वो हेल्दी आदमी कुछ दिन बाद बीमार पड़ गया, मीन्स नॉट हेल्दी, मतलब जिसको ब्लड दिया गया वो इंसान ठीक होने के बाद कुछ दिन बाद और बीमार पड़ गया। अब पता चला बाद में कि उसके अंदर बहुत दूसरी कुछ गंदी वाली बीमारी हो गई, मतलब जो उसको नहीं थी। तो इससे क्या, फिर उसको दूसरे अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप कराने गया, तो उसको ऐसे ऐसे पूरा डॉक्टर्स जो होते हैं ना अच्छे वाले डॉक्टर आपको पूरा हिस्ट्री पूछते हैं, जैसे कि कोई हेल्थ इशू हो जाए उसके बाद पूरा हिस्ट्री पूछता है कि आपको क्या हुआ, आपने क्या अभी ये 6 मंथ में अभी 3 मंथ में आपने क्या क्या कोई डॉक्टर मेडिकल प्रोसीजर से गुजरे हैं, चाहिए वो सब कुछ पूछता है आपको, मतलब हर चीज़ आपका पूरा ले लेता है, ताकि वो इसलिए लेता है कि देख लेता है कि उससे उसको पूरा पता चल जाता है ना कि अगर मतलब उसको क्या चीज़ का साइड इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ।
तो भाई तो उसने आपसे पूछा तो आपने बोला ऐसे ऐसे मैं गया था, मुझे ब्लड दिया गया, तो फिर वो वहाँ पे चेक करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो दिमाग लगाएगा कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई आपको ये प्रॉब्लम हो गई, तो आप तो ये बोलोगे ना, आप तो उसको गाली दोगे, बोलोगे शकल से दिख रहा था बहुत हट्टा कट्टा, अंदर से निकला इतना फट्टू। तो वैसे ही इसीलिए क्या होता है, डॉक्टर जब ब्लड देते हैं तो उसका पूरा चेकअप करते हैं, ठीक है। वही है, तो वहाँ पे हो जाएगा कि इस वो होता है कि अगर मैच करने के बाद भी पूरा चेक करता है। अब देखो अब यहाँ पे दिया है कि यू प्रोबेबली नो डैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये एनी ब्लड कैनॉट बी मैच। बोल रहा है कि सारे के सारे लोगों का ब्लड मैच नहीं करता है, कभी कभी ब्लड ऑफ द डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विथ द ब्लड ऑफ द रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सर्व प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। देखो लिखा है, वही लिखा जो मैंने अभी बोला कि है कि इसलिए उसको देख चेक करता है अच्छे से, ताकि कोई भी जो ब्लड है डोनर का जो देने वाला है उसको पूरी अच्छे से चेक करता है, ताकि विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट, जो लेने वाले हैं, रेसिपिएंट का मतलब हुआ जो लेना और डोनर का मतलब देने वाला, ठीक है, ताकि उसको कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय कि बिफोर, उससे पहले अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम, कि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो, कि अगर पता चला कि ब्लड दे दिया और उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे दिया एग्जांपल की डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब पता चला यहाँ पे आरबीसी में ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या, डोनर्स कंपैटिबिलिटी इज ऑल्सो सोन इन द टेबल। अब बोल रहा है कि अगर ब्लड देने के लिए आपको डोनर कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी करनी पड़ती है। देखो ब्लड में भी कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेनी पड़ती है कि आप कंपैटिबल हो या नहीं, आपका ब्लड कंपैटिबल हो या है या नहीं, ठीक है, समझ गया। देखो अब इस चार्ट को केयरफुली देखो, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा ही है, मतलब ये आपका आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर एक मतलब सिग्नल जैसे बनी होती है, उसको हम बोलते हैं एंटीजन। यहाँ पे आपका ये एंटीजन हो गया, ठीक है। और ये आरबीसी ए है, ए का मतलब यहाँ पे हो गया ये आरबीसी, और उसके ऊपर ए मतलब ये ए एंटीजन हुआ, ये बी एंटीजन, और ये अगर जहाँ पे ए और बी दोनों होगी तो ए बी एंटीजन ब्लड वाली ब्लड ग्रुप। अब जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ओ एंटीजन, मतलब ओल का मतलब नील हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, ब्लड ग्रुप और डोनर कंपैटिबिलिटी टेबल दिया हुआ है। देखो ब्लड ग्रुप एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, डोनर ग्रुप, ठीक है। देखो ब्लड ग्रुप ए है, इसमें क्या है, एंटीजन ऑन आरबीसी क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि एंटीजन जो होता है उसी से डिनोट होता है हमारा ब्लड ग्रुप। ये वाला याद रखिएगा कि जो है एंटीजन हमारा उसी से डिनोट होता है ब्लड ग्रुप। तो क्या है, अब देखो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ, ये एंटी अगेंस्ट होगा, ठीक है। एंटी अगेंस्ट किसके होगा, एंटीजेन, जेन का मतलब यहाँ पे आप जनरेशन है, जीनस से लगा सकते हो कि एंटीजेन, एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है। याद करने का ट्रिक बता रही हूँ बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको याद करने का ट्रिक बता रही हूँ कि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, किसी के एंटी पार्टी हो जाते हो ना आप, बच्चों में तो बहुत लड़ाई होती है ना। तो एंटी पार्टी, एंटी मतलब एंटी, एंटी जीन्स मतलब जीन्स, किसी के जीन्स के अगेंस्ट। यहाँ पे एंटी का मतलब क्या हुआ, या फिर आप ए के अगेंस्ट हो सकते हो या फिर बी के अगेंस्ट हो सकते हो, और बाकी किसी के अगेंस्ट नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप ए है, तो अगेंस्ट किसके होगा, जो बॉडी बनेगी एंटीबॉडी बनेगी किसके अगेंस्ट बनेगी, बी के अगेंस्ट बनेगी, तो यही एंटी बी है, ब्लड एंटीबॉडी बनेगी, एक्सक्यूज मी, एंटी बी के अगेंस्ट बनेगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें डोनर ग्रुप कौन कौन सा है, इसको दे कौन सकता है, ए दे सकता है और ओ दे सकता है। बी के अगेंस्ट तो है, तो एंटीबॉडी तो बी के अगेंस्ट बन गई, तो बी तो दे ही नहीं सकती, तो डोनर ग्रुप मतलब डोनर मतलब देने वाला, देने वाला इसका क्या हुआ, ए देगा या फिर ओ देगा। अब है बी, तो बी के जगह मतलब यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी है, तो एंटीजन कौन सा होगा, आरबीसी पे जो एंटीजन होगा बी ही बनेगी एज इट इज। और उसके बाद एंटीबॉडी कौन सी होगी, जो प्लाज्मा में जनरेट होगी वो एंटी ए बनेगी, ठीक है, एंटी ए। और ये इसको दे सकता है डोनर ओ और बी, समझ आ गया। अब है एंटीजन, ये ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप में क्या है, इसमें तो एंटीजन दोनों के दोनों हमारा क्या है, एंटीजन ही है। इस पे एंटीजन ए भी होगा एंटीजन बी भी होगा, मैंने दिखाया भी आपको अपने इसमें कि एंटीजन ए और एंटीजन बी था, दोनों था, तो एंटीजन ए और बी दोनों होगा। तब इसमें क्या एंटीबॉडी किसके मतलब दोनों है, तो किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओगे, तो किसी के खिलाफ नहीं बना सकते, सो इसके लिए नील, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप इसको सब दे सकते हैं, इसको ए बी वाला भी दे सकते हैं, ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है, ठीक है। अब देखो ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ में क्या एंटीजन बेचारे के पास तो है ही नहीं, एंटीजन बिल्कुल नहीं है, तो इसके अगेंस्ट तो दोनों एंटीबॉडी बनाएंगे, ए भी बनाएंगे और बी भी बनाएंगे, एंटी ए भी एंड एंटी बी भी। अब बेचारे के पास देने वाला कोई नहीं है, वो बस ओ, अपने अलावा और किसी से नहीं ले सकता, ये समझ रहे हो। सो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो आगे क्या है, फ्रॉम द एवर मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेट टू पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप एंड hence ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। बोला जा रहा है कि ऊपर वाला जितना भी हमने टेबल में देखा तो उसके अकॉर्डिंग आपने पाया कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है। देख लो ओ ब्लड ग्रुप वाला ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है और खुद को तो दे ही रहा है, वो तो है ही। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये है हमारा यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप को हमने कहा
हमने यूनिवर्सल डोनर, मतलब यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में आप किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं बता रही हूँ यूनिवर्सल डोनर है। वो ये मैं बता रही हूँ कि किसी भी वर्ल्ड में यूनिवर्सल का मतलब सार्वजनिक, मतलब सभी के लिए कॉमन हो गया, ठीक है। अ पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप, अब ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, कैन एक्सेप्ट, ये यहाँ पे आप ये लर्न याद रखिएगा, डोनेट और एक्सेप्ट, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये पूछता है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। चलिए, सो अब बोल रहा है ब्लड ग्रुप ए बी ग्रुप कैन हैव एक्सेप्ट ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप ग्रुप ऑफ द ब्लड, देयरफॉर सच ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब बोल रहा है कि ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, वो तो खुद से ले ही सकता है ए बी से, उसके अलावा ये और सभी से ले सकता है, तो इसको बोला जा रहा है कि ये क्या हुआ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यहाँ तक आपको समझ आ गया। सो आई होप आपको ए बी ओ ब्लड ग्रुप अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं आर एच फैक्टर, आर एच ग्रुपिंग पे। चलिए, ठीक है। अब देखो आर एच ग्रुपिंग क्या है, ये एक है आर बी सी, वहाँ पे है आर बी सी है जिसमें आर एच एंटीजन पाया जाता है, ये वाला सिंबल दिया हुआ आर एच एंटीजन है, ठीक है। ये 80% है ऑफ आर एच पॉजिटिव प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आर ग्रुप एक है, ए इसमें दो दिया है, एक ए एंटीजन है, मतलब नॉर्मल एक कोई ग्रुप होगा, ये भी ब्लड ग्रुप हो या ए ब्लड ग्रुप हो या ओ हो या कोई भी ग्रुप हो, उसमें एक आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव एक एंटीजन होता है, ठीक है। देखो तो वही है कि एक ए एंटीजन है और उसमें एक आर एच एंटीजन है। अब उसका दिखा हुआ है कि अब एक एग्जांपल दिया है कि एक है पॉजिटिव, इसमें मेल और फीमेल मैटर नहीं कर रहा, अब एक है नेगेटिव आर एच नेगेटिव फीमेल। अब उसमें क्या कंडीशन दिया है कि ये मैंने पूरा ओवरऑल, आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ लो फिर मेरा वाला देखोगे तो आपको ईजी पड़ेगा। देखो चलिए, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कि ये देखिए ये कुछ स्टिकर है, आप देख सकते हो मेरे एनसीईआरटी में, ये मेरी एनसीईआरटी काफ़ी पुरानी है। सो आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसमें एक प्रॉपर तरीके से फैक्टर्स लिख दिए हुए हैं, उसको कुछ जो 12 फैक्टर होता है ना प्लेटलेट्स वाले, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर, उसी का मैंने कुछ टेबल बना के लिखा हुआ है। सो आप इसको देख सकते हो, कुछ दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा हो हल्का हल्का, देखो दिख रहा है। बट इसका आप कोई काम नहीं आता, तो इसके लिए मैंने इसको नहीं पढ़ाया है। वैसे मैंने इसको लिख लिया हुआ है चार्ट बना के, ये काफ़ी पुरानी बुक है मेरी, तो इसके अकॉर्डिंग है, देख लो अगर देखोगे तो। इसको एक मतलब डिनोट करके लिखते हैं, तो ऐसे है, इसको पढ़ने का इजी ट्रिक है। फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज़ अराइव सून एट चंद्रशेखर आज़ाद हॉस्पिटल फरीदाबाद। समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा आपका 8 है, 12 है, ठीक है 12 है, जिसमें 4 का मतलब होगा फिब्रिनोजेन 1, प्रॉपर मतलब प्रोथ्रोम्बिन 2, ट्रीटमेंट मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन 3 ऑफ कैंसर मतलब कैल्शियम आयन, ये 4th नंबर हो गई। फैक्टर है ये सारे। प्लीज़ मतलब प्रो एसलरीन और अराइव मतलब एसलरीन सून, स्टेबलाइजिंग फैक्टर 7, और उसके बाद एट एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए, उसके चंद्र मतलब क्रिश्चियन फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, और शेखर स्टार पावर, इसको होते हैं थ्रोम्बोकाइनेज भी बोलते हैं इसको। आज़ाद मतलब है AHF-C फैक्टर, और उसके बाद हॉस्पिटल मतलब हो गया हेमोग्लोबिन फैक्टर, और उसके बाद है फरीदाबाद मतलब फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। ये सारे हैं जो फैक्टर दिए हुए हैं, ये पहले पूछते थे बट अब नहीं पूछते, और हमें टाइम नहीं है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, इसके लिए मैंने ये नहीं लिखवाया आपको, ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं लिखवा देती, इसलिए नहीं लिखना है, इसलिए उसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखिए हम पढ़ रहे थे आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर में देखो क्या लिखा, अनदर एंटीजन द आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट एज ए रेसस मॉन्की, ये है रेसस मॉन्की, उसमें प्रेजेंट मतलब उसी से पाया गया था, खोज उसी में हुई थी, हेंस उसको बोलते हैं आर एच, ठीक है। इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आर बी सी मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन, बोला यही लिखा हुआ था कि 80% ह्यूमन में ये आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी है जो आर सर्फेस पे, जैसे कि सर्फेस पे ABO ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, वैसे ही ये भी आर एच फैक्टर भी क्या है, हेमोग्लोबिन के सर्फेस पे ही प्रेजेंट होता है। अब देखो सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव, जिसके में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, एंड दोज इन विच एंटीजन इज एब्सेंट, जिसमें प्रेजेंट हुआ तो उसको आर एच पॉजिटिव बोला, जिसमें एब्सेंट हुआ उसको आर एच नेगेटिव बोला, एज यूजुअल जैसे कॉमनली बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एंड आर एच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव पर्सन, अगर मान लो कि कोई आर एच पॉजिटिव नेगेटिव पर्सन है, वो आर एच पॉजिटिव पर्सन के साथ एक्सपोज हुआ, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन बनी, कॉम्बिनेशन हुआ, तो क्या होगा, विल फॉर्म स्पेसिफिक
एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरएच एंटीजन। सेम जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एबीओ ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप में अगर ए ब्लड ग्रुप वाला अगर बी ब्लड ग्रुप वाले के साथ मिलेगा तो क्या होगा, या बी ब्लड ग्रुप वाला ए के साथ मिलेगा, अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। तो ऐसा ही है कि अब ये अलग अलग हो गया ना, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव अलग अलग हो गया, दोनों अब बॉडी अलग बन गई। अब नॉर्मल आरएच पॉजिटिव एक साथ आया तो कुछ नहीं हुआ, आरएच नेगेटिव एक साथ आया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव के साथ रिलेशन बन जाएगी तो इससे क्या हुआ कि अब एक दूसरे से अलग हो गई तो बॉडी क्या हो जाएगी, डिटेक्ट कर दी, अरे भाई ये तो अलग आदमी आ गया, अब मैं इसको कैसे अंदर आने दूँ। तो इससे क्या हो जाता है, एंटीजन जो अगेंस्ट आ गया उसके अगेंस्ट, मतलब आरएच एंटीजन के अगेंस्ट एक बन जाएगा उसका, जो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, आरएच पॉजिटिव वाले का एंटीजन जो आ गया घुस गया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब वो तो उसके लिए फॉरेन पार्टिकल बन गया ना। फॉरेन पार्टिकल बन गया इसका क्या मतलब, अब उससे अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देयरफॉर द आरएच ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए बोला जाता है कि आरएच जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें आरएच फैक्टर को भी देखा जाता है। देखिए अब जैसे मैंने बताया कि उसमें क्या हो जाएगी, ये वाली डिजीज हो सकती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ए ब्लड ग्रुप ए मैच तो कर गया, तो डॉक्टर ने क्या किया, हाँ भाई इसका ब्लड ग्रुप तो मैच हो गया, उसको डॉक्टर ने ग्रुप ब्लड चढ़ा दिया। अब ब्लड चढ़ा दिया था क्या हो गया, उस टाइम तक तो वो ठीक था, लेकिन आगे जाके क्या होगी, वो लेडी थी, वो पेशेंट डॉक्टर अगर इसी देखो मैंने वो एग्जांपल दिया था, कुछ पर्पस से एग्जांपल दिया था, ये पर्पस यहाँ पे निकल के आ रहा है कि मैंने बोला कि अब वो एक आदमी दिया था उसके यहाँ पे आप एक लेडी का एग्जांपल ले लो। अब ये क्योंकि आगे आपको एक और डिजीज देखने को मिलेगी, तो वो लेडी थी, तो लेडी क्या हुआ कि उस टाइम तो उसको ब्लड चढ़ा दिया, वो लेडी तो हेल्दी हो गई, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसके बॉडी में एक और आरएच नाम का ग्रुप भी है, और वो आरएच नाम का ग्रुप जब तक आपको ये हार्म नहीं करती, ये आपको उसके बॉडी को फिजिकल हार्म नहीं करेगी, लेकिन वो बॉडी लेडी जब प्रेग्नेंट होगी उसके बाद उसके बच्चों पे इफेक्ट करती है, तो उस लेडी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसके जनरेशन को प्रॉब्लम होगी। तो इसके बाद डॉक्टर देखेगा तो बोलेगा हाँ भाई आपके साथ ऐसे 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 आपकी बॉडी में हुई होगी, तो ऐसे पता चला होगा, ठीक है। तो वही एज इट इज सेम कहानी, ठीक है, यहीं पे बोल रहा है। देखो अब देयरफॉर अब यहाँ पे बोल रहा है कि देयरफॉर द ग्रुप शुड बी मैच हो गया। स्पेशल केस, अब देखो ये एक स्पेशल केस बनता है ऑफ आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब मिसमैचिंग। अभी तक हमने क्या देखा था, हमने एबीओ ब्लड ग्रुप का कंपैटिबिलिटी टेस्ट कराई, अब यहाँ पे आरएच का भी कंपैटिबिलिटी टेस्ट कराई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एक स्पेशल केस लिया है, ध्यान से देखो स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस लिया है जिसमें आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब मिसमैचिंग, कि आपने मैचिंग नहीं कराया। आरएच फैक्टर को जनरली क्या होता है, लोग आरएच फैक्टर ध्यान नहीं देते क्योंकि लोगों को आरएच फैक्टर नहीं पता होता है, तो वो उन्होंने मैच नहीं कराया, तो उस केस में क्या हैज़ बीन सीन, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जर्व करते हैं बिटवीन आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ प्रेग्नेंट मदर, मम्मी क्या है आरएच नेगेटिव है, विथ आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाई प्लेसेंटा। बोल रहा है ये तो आपको पता है कि मदर का बेबी का प्लेसेंटा, तो मतलब हमारा ब्लड मैच नहीं करता, ब्लड एक दूसरे के साथ फ्यूजन में नहीं यूज़ होते हैं, लेकिन यही बोल रहा है। हाउ एवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी, लेकिन बोला जा रहा है कि बेबी भी क्या थी, आरएच नेगेटिव थी, मदर भी जो आपका मदर भी थी जो आपकी आरएच नेगेटिव थी, और उसके बाद है आपका बेबी भी नेगेटिव, लेकिन प्रेगनेंसी क्या हो गई प्लेसेंटा सेपरेट, अब ये हो गई। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, बच्चे का चाइल्ड डिलीवरी हो गया, देयरफॉर देयर इज द पॉसिबिलिटी टू एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फिटस। हाँ अब बोला है कि बच्चा का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद थोड़ा सा चांस हो सकता है कि हल्का सा दोनों का ब्लड में माइनर लेवल पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा एक दूसरे से। तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए बॉडी उसकी मम्मी तो थी आरएच नेगेटिव थी, तो क्या हो गया, बच्चा तो डिलीवर हो गया, फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर हो गया, लेकिन उसके अंदर क्या चला गया, आरएच पॉजिटिव थोड़ा सा उसके बॉडी के अंदर, उसकी मम्मा के बॉडी के अंदर चला गया। तो मम्मा के बॉडी के अंदर आरएच पॉजिटिव जाएगा, तो कहने का क्या मतलब है, आरएच पॉजिटिव मम्मा के बॉडी में गया था, वो तो मम्मा तो थी आरएच नेगेटिव, तो उसके अंदर तो आगे वो तो फॉरेन पार्टिकल जैसा काम करेगा, तो फॉरेन पार्टिकल से जैसा काम करेगा तो उसके अंदर बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो गई उस मम्मा के अंदर। अब वो पूरा एक्टिविटी चल रहा है, यहाँ तक आपको समझ आ गया, हो गई। अब यहाँ देयर यही लिखा हुआ है कि HB आरएच पॉजिटिव ब्लड है फिटस से, उससे बॉडी मम्मा के बॉडी में चला गया, और उसके इन केस मदर है स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी, अब उसके मम्मी का बॉडी है जो एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन के अगेंस्ट उसका पूरा का पूरा बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो क्या है, इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, अब बोल रहा है दूसरा, अब मम्मी क्या है दूसरी बार प्रेग्नेंट होंगी, देखिए The RH antibody from the mother, RH negative,
कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फिटस RH पॉजिटिव। अब क्या हुआ, अब उसकी मम्मा के पास तो पहले से ही मतलब एक तो मेमोरी सेल तो पता है आपको ना कि बच्चे मम्मा क्या बॉडी में हमारी क्या होती है, एक मेमोरी सेल होती है, तो वो पहले से दिमाग में लगा के रखती है, हाँ भाई तुमने मेरे साथ एक बार चीटिंग करी थी, अब मैं दोबारा नहीं होने दूंगा, तो वही कर देता है। अब तो पहली बार मम्मी ने तो बहुत चालाकी से क्या करा, ब्लड मैच नहीं में बच्चों को तो बचा लिया, बाकी खुद तो RH नेगेटिव वाली थी, लेकिन बच्चा आ गया RH पॉजिटिव वाला, तो वो तो उस टाइम ब्लड फ्यूजन नहीं हुआ था, तो एंटीबॉडी नहीं बनी हुई थी, तो एंटीबॉडी नहीं बनी थी, इसकी वजह से उसका पहला बच्चा तो आराम से पल गया और पूरा जन्म भी दे दी, हेल्दी हो गया। लेकिन अब तो चीटिंग नहीं कर सकते। अब तो मम्मा को पता है, मम्मा की बॉडी को, कि हाँ भाई अब चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात होगा, ये बात दिमाग रखो कि हम लोग जो मम्मी के गर्भ में होते हैं, मीन्स मम्मी जब यूट्रस में होते हैं, तो हम मम्मा के लिए क्या है, पैरासाइट है हम लोग, याद है ना। और पैरासाइट हम लोग मतलब फॉरेन पार्टिकल हो गए, मम्मा के लिए पैरासाइट हुए, तो वो सब हार्मफुल हुआ उनकी बॉडी के लिए, तो पैरासाइट हुए ना, तो पैरासाइट तो खतरनाक होता है। अब तो देखो क्या रहा है, फॉरेन पार्टिकल के रूप में हमें यूज़ किया जाएगा कि हाँ अब मम्मा का बॉडी कहेगा नहीं भाई ये तो RH दूसरा वाला आ गया, मेरा तो नहीं है, तो अब क्या करेगा, उस फीटस को ले ख़त्म काट कुट के, जो RH पॉजिटिव वाला बच्चा है उसको तो पूरा उसका RBC को फाड़ फूड़ के पूरा ख़त्म कर देगा, एंड देन बच्चा मर जाएगा। देखे, पहला बच्चा बच गया, लेकिन उस पहले बच्चे की वजह से छोटे दूसरा वाला बच्चा मर गया, तो दूसरा बच्चा मर गया, मम्मी को तो पता नहीं चला क्यों मर गया, तो मम्मी रोएगी, और क्या, यही है, ये दिखाया हुआ। दिस वुड बी फैटल टू द फिटस और टू सीवियर एनीमिया। बच्चे को क्या कर देगा, क्या क्या हो जाएगा उसमें, ये हो जाएगा, ये देख लो, इन केस ऑफ द हर प्रेगनेंसी द RH पॉजिटिव फ्रॉम द मदर, RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड, RH पॉजिटिव, एंड उसके RH पॉजिटिव बच्चे के पास आ गया उसका एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी बना लिया था जो, अब वो बच्चे के RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा। दिस कुड बी फेटल, ये बहुत ज़्यादा फीटस के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। दिस कुड बी सीवियर एनीमिया, उस केस में क्या हो जाता है, बच्चे के जब RH आपका RBC को ही अटैक कर दिया, RBC पे अटैक मतलब RBC की कमी, RBC की कमी की वजह से बच्चे में अनीमिया हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा और बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है, और उसी डिजीज़ को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, यही है। दिस कैन बी अवॉइड, अब इसको अवॉइड कर सकते हो, इतना कंडीशन को आप अवॉइड कर सकते हो, कैसे, बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द, अब ये कैसे आप कर सकते हो, जैसे कि आपने पहले, इसीलिए बोलता है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो डॉक्टर है उसको मंथली वीकली डिपेंड करता है कि कैसी प्रेगनेंसी है, चेकअप लिखता है, और उसको कभी भी क्या मिसअंडरस्टैंड या अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, हमेशा जो डॉक्टर बोले उस प्रिकॉशन को ध्यान में रखना चाहिए, तो रेगुलरली चेकअप कराने चाहिए। जैसे माँ मतलब बच्चा पहला बच्चा हो गया, उसके बाद क्या करेगा कि उसको सीधे anti-RH एंटीबॉडी का मदर को इमीडिएट डिलीवर, पहला चाइल्ड के बाद उसको anti-RH एंटीबॉडी दिला देगा, जिससे क्या होगा कि जो RH एंटीबॉडी बनी होगी तो उसको तोड़ देगा, और उसके बाद सेकंड बच्चा भी आराम से हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही वो मदर बनने के कंडीशन में रहेगी, या फिर फर्स्ट चाइल्ड हुआ होगा तो उसको बोले होगा डॉक्टर, उसको अच्छे से चेकअप किया हो तो उसको बोलेगा नो नो नो, आपके बॉडी में तो RH एंटीबॉडी बन चुकी है, तो आपको अगर सेकंड चाइल्ड लाना है तो आपको क्या बोलते हैं उसको, anti-RH एंटीबॉडी लेनी चाहिए। अब ये ले लोगे तभी आप सेकंड बेबी के लिए तैयार हो पाओगे, तो वो जल्दी से क्या करेगा वो कि हाँ मुझे सेकंड बेबी करनी है, तो जल्दी से आप ये वाला anti-RH एंटीबॉडी मुझे दे दो, और मैं, ताकि मेरा आने वाला बच्चा कोई भी खतरा ना हो। समझ गया, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, समझ गया, आगे बढ़िए, चलो ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब देखो, कोगुलेशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, यू नो डैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आपको पता है कि जब आप मतलब अपना पैर हाथ काट लेते हो या फिर अपने आप को हर्ट कर लेते हो, तुम कट जाता है, तो योर वुंड मतलब आपका जो घाव है वो ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग नहीं करती है, वो क्या होती है, यूजुअली ब्लड स्टॉप फ्लोइंग समटाइम आफ्टर सम टाइम, लेकिन मतलब हो जाता है कि ये ब्लड है जो कुछ देर मतलब बहती है, उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। डू यू नो व्हाई, आप जानते हो क्यों, देखो हम बताते हैं आगे क्या। ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर इन रिस्पॉन्स टू द एन इंजरी और ट्रॉमा। ब्लड है जो एग्जिबिट करती है, जैसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, तो वो क्या होता है, कोगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर, जो इसको होने से मतलब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, दिस इज अ मैकेनिज्म, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस हो जाएगा कि जी सीधे आया और स्टॉप हो जाएगी, कैल्शियम आया और स्टॉप हो जाएगी, इसका पूरा मैकेनिज्म चलता है, पूरा प्रोसेस चलता है। यही पूरा प्रोसेस, ये 12 जो मैंने बताया 12 फैक्टर है जो इसमें जरूरत पड़ते हैं, तो ये 12 फैक्टर आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता दूंगी। ठीक है, तो यही है।
इसके बाद क्या है, यू वुड हैव टू ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। आपने देखा होगा कि एक पूरा डार्क रेडिश ब्राउन स्कम होता है, वो फॉर्म होता है एट द साइट ऑफ अ कट और इंजरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या, कुछ देर तक ब्लड कटेगी और मतलब ज़्यादा कट गई, धीरे 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 पूरा बहुत सा ब्राउन डार्क कलर का जम जाता है, तो वही क्या होता है, वो क्लॉट बन जाता है। वो क्या है कि इट इज ए क्लॉट, वो क्लॉट है, थिकोगुलम है, फॉर्म मेनली बाय ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल फिब्रिन। ये एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड होता है फिब्रिन का, वो उससे क्या होता है, ये वो जम पूरा का पूरा एकदम धीरे धीरे आपस में जुड़ते 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 जुड़ जाता है। और उसके बाद वो क्या सेमी सॉलिड से पूरा एकदम पूरा टाइट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है वहाँ से, क्योंकि आप ब्लॉकेज बना दिए तो ब्लॉकेज बना तो ब्लड निकलना बंद, ठीक है। अब वो ये क्या इन विच बोलता है डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। अब बोल रहा है कि वो वहाँ पे जम के रुक गया। उसके बाद क्या हुआ कि डेड और डैमेज ब्लड एलिमेंट हो गई हमारी, फॉर्म्ड हो गई, वो क्या हुआ वहाँ पे ट्रैप्ड हो जाते हैं, ट्रैप्ड होके बाद वहाँ पे रुक गए, एज इट इज़ वहाँ पे रुक गए। अब क्या है, फिब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिवेट। अब देखो ये पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे कैसे होता है। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए इतना लंबा आपको, क्योंकि आप बुक पढ़ के आपको समझ नहीं आता, इसलिए ये जो कुछ रेशियो या फिर कुछ ग्राफिकल फॉर्म में देखे या उसको कुछ इक्वेशन फॉर्म में देखे तो हमें जल्दी से याद आ जाता है, लेकिन वो पूरा एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे नहीं समझ आएगी। इसलिए मैंने कुछ ये आप देख लो, इससे आपको आई होप आपको समझ आ जाएगी। देखो क्या हुई, ये आपका हाथ को आपने काट लिया, मान लो गलती से आपकी नाइफ से आप काट रहे थे एप्पल की जगह पर कट गई आपकी फिंगर, अब वो कट गया। अब उसके बाद क्या है, इंजोर्ड टिश्यू, ये टिश्यू तो इंजोर्ड हो गई। अब इंजोर्ड होने के बाद क्या हुआ, वो टिश्यू आपकी इंजोर्ड हो गई, वो थ्रोम्बोप्लास्ट रिलीज करती है खुद से, कटी हुई चीज़। और उसके बाद क्या है, उसमें जो प्लेटलेट्स है, एक तो बॉडी वो जो कटी हुई टिश्यू है वहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड और उसके अंदर जो प्लेटलेट्स है वो एक रिलीज करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और दूसरा जो इंजोर्ड टिश्यू है वो रिलीज करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और दोनों मिलकर क्या करता है, यहाँ पे कैल्शियम के रिस्पेक्ट में, कैल्शियम के प्रेजेंस में, मीन्स यहाँ पे क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज में ये प्रोथ्रोम्बिनेज में बन जाता है। प्रोथ्रोम्बिनेज उसको थ्रोम्बोकाइनेज इंजाइम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, ठीक है, वो हो गया। अब ये है, ये क्या करता है, इनएक्टिवेशन ऑफ हिपैरिन क्या होता है कि आपका जो हम क्या बोलते हैं कि एंटी एंटी कोगुलेंट है, हिपैरिन है जो कोगुलेशन होते हैं, तो कोगुलेशन से बचाने में हेल्प करता है। तो कोगुलेशन हमें लाना है, ठीक है। आप एंटी जैसे कि आप पढ़े हो ना डायलिसिस, या फिर हम एक्स्ट्रा बाहर से ब्लड देते हैं तो उसमें हम ये डालते हैं कि ताकि वो बाहर, क्योंकि जैसे ब्लड को बाहर डालोगे तो वो कोगुलेट अपने आप ऑटोमेटिकली, जैसे कि उसका नेचुरल फितरत है, वो अपने आप कोगुलेट होते रहेगा, होने लगता है। तो इसीलिए जब हम ब्लड को बाहर लेके आते हैं तो उसमें हिपैरिन डालते हैं ताकि वो क्या हो, कोगुलेट ना हो। हिपैरिन से एंटी कोगुलेंट है, तो क्या होता है, वो कोगुलेशन से बचाता है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें कोगुलेशन होने देना है। तो इसके लिए क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ हिपैरिन जो रिलीज होगी उसको इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, और वो इनएक्टिवेशन में हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिनेज, और उसके बाद वो कन्वर्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बिन में, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेज है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। प्रो का मतलब है पुराना वाला है, चलो प्रोटीन, जैसे आपको पता है सबसे एंशिएंट चीज़ है तो प्रोटीन। अब ये क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज है। अब इसको फिर से क्या करना है, आपको एक्टिवेट करना है, क्योंकि यही आगे जाके फंक्शन करेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन जो मैं तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन क्या है आपका, दिख नहीं रही होगी आपको, अब दिख रही है। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसको आपको एक्टिव करना पड़ेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन को फिर से हमारा TCE के कॉम्प्लेक्स, मतलब यही कॉम्प्लेक्स, सेम कॉम्प्लेक्स है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, उसी के मतलब के प्रेजेंस में ये थ्रोम्बिन में बन जाता है। ये थ्रोम्बिन है, फिर ये थ्रोम्बिन किस पे एक्टिवेट करेगी, ये थ्रोम्बिन है जो फिब्रिनोजेन, जो इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव सोल्यूबल फॉर्म है, इस इनएक्टिव सोल्यूबल फॉर्म को फिब्रिन इनसोल्यूबल फाइबर में बना देता है। यही फिब्रिन है जो सोल्यूबल था, उस सोल्यूबल को इनसोल्यूबल में बना देगा, ताकि इनसोल्यूबल में तो घुल के तो बहने लगेगा, लेकिन इनसोल्यूबल है तो वो बहना बंद कर देगा। वो मतलब जो इनसोल्यूबल है तो वो इनसोल्यूबल ऊपर छता फैलते क्या होता है, सेमी सॉलिड में बन जाएगा, फिर रुक जाएगा, ब्लॉक कर देगा बेसिकली ये। अब यहाँ पे याद रख सकते हो, ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, हमारा प्रोथ्रोम्बिन है जो प्रेजेंट होता है, कहाँ से प्रोड्यूस करते हो आप, ये वाला लर्न कर सकते हो कि ये प्रोड्यूस होता है बाई लिवर फ्रॉम वीके, ये विटामिन के गट बैक्टीरिया से। ये भी है, इसीलिए बोला जाता है कि जब आपको प्लेटलेट्स की यूज़ में, मतलब आपको क्या बोलते हैं बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर की यूज़ में हमारे विटामिन के भी बहुत हेल्प करता है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक फिब्रिन तक यूज़ समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब देखो क्या है, ये हमारा थ्रोम्बिन है जो थ्रोम्बिन इनसोल्यूबल फॉर्म बन गया। अब वो क्या है, सॉफ्ट क्लॉट फॉर्म्ड होगा बाय फिब्रिन, देन अब वो एक सॉफ्ट का क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लॉट है जो सॉफ्ट है, अब उस सॉफ्ट को फिर क्या है, सॉफ्ट तो रहने नहीं देना क्योंकि सॉफ्ट भी तो सेमी सॉलिड है, तो उसको फिर से उस पर क्या करता है, एयर के प्रेजेंस में कैल्शियम ये जो बाहर निकलता है, तो बाहर जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो एयर का प्रेजेंस होगा, उससे क्या हो जाएगी, सॉफ्ट क्लॉट कन्वर्ट हो जाएगी हार्ड क्लॉट में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया।
ये है पूरा का पूरा ये सीक्वेंस करने का, यही पे लिखा हुआ है इट इज ए सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स दैट स्टॉप ब्लीडिंग। अब ये एक सीक्वेंस हुआ जिसके प्रोसेस से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, उसको हम कैस्केड सिस्टम बोलते हैं। कैस्केड का मतलब होता है कि सीक्वेंस वाइज अगर आप एक भी प्रोसेस और एक भी इसमें इंजाइम, जैसे बाड़ा हमने पढ़ा है तो बाड़ा मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, लेकिन इसमें से एक भी प्रोसेस है, एक भी इंजाइम, एक भी फैक्टर आपका स्किप हुआ तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका कट जाएगा। चेन है, कैस्केड का मतलब चेन है, एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे चेन में नहीं लगी रहती एक क्लॉट फिर दूसरी फिर तीसरी चेन लगी रहती है ना एक दूसरे से रिलेटेड, की एक भी छूट जाता है, एक भी गुम मिस हो जाता है तो आपका पूरा चेन बर्बाद। तो वैसा ही चेन है, कैस्केड प्रोसेस का मतलब वही हुआ। लिखा भी हुआ वेयर ईच प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेप। लिखा देखो, इसका मतलब मैंने लिख भी दिया है कि जहाँ पे कैस्केड का मतलब कि एक प्रोसेस है जो एक बना, उसका जो प्रोडक्ट यूज होगा, उसका प्रोडक्ट जो बना वो दूसरे नेक्स्ट वाले प्रोसेस के लिए कैटलिस्ट का यूज मतलब जैसे काम करता है। तो वो कैटलिस्ट कि नेक्स्ट वाले को एक्टिवेट करने के लिए, अभी हमने पढ़ा जैसे कि हमारा सबसे पहले क्या था, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन से हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया कि सबसे पहले हमारा प्रोथ्रोम्बिन था, प्रोथ्रोम्बिन से हमने थ्रोम्बिन बनाया। अब फिर वही थ्रोम्बिन हमारा क्या है, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करी। तो वही है कि अगर आपका प्रोथ्रोम्बिन वाला प्रोसेस को स्किप कर दोगे थ्रोम्बिन नहीं बनेगी, थ्रोम्बिन नहीं बनेगी तो आपका ये क्या फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यही है, एक दूसरे से पूरा का पूरा एक चेन में रिलेटेड है। तो समझ गया। इन दिस रिएक्शन ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर जो है आर इन्वॉल्व। इसमें जो हमने 13 क्लॉटिंग फैक्टर मैंने बोला वो 13 एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब जिसमें कैल्शियम प्ले करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, कैल्शियम प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैल्शियम हमारा फोर्थ फैक्टर होता है, फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर है, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये लर्न कर लीजिए, ये सब ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ आपको बहुत याद करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद है कैसे वो प्ले करता है एक चिलेटिंग एजेंट इन द ब्लड बैंक में एक चिलेटिंग एजेंट के जैसे यूज होता है। ठीक है, कैल्शियम है जो, ये याद कर लीजिए, चिलेटिंग एजेंट एज ए ब्लड बैंक में जो होती है कि कैल्शियम का यूज होता है चिलेटिंग एजेंट के जैसे। समझ गया। सो ये आपको पूरी अच्छी तरह समझ आ गई। ये अब मैं एनसीईआरटी पढ़ने जा रही हूँ। मैं पहले अपना नोट्स इसलिए पढ़ती हूँ ताकि इससे आपको क्या हुआ, अब क्लियर हो गई कि वे एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो लैंग्वेज मुझे लगता है कि जैसे लैंग्वेज बहुत जल्दी समझ नहीं आती है बेसिकली, और उसमें भी एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज तो बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, तो इसलिए मैंने पहले आपको अपना नोट्स पढ़ा दिया। अब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, स्किप नहीं करूँगी मैं एनसीईआरटी, तो उससे क्या होगा आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। आप 1 से 2 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे बढ़े, चलो। सो अब देखो हम कहाँ थे, तो हमने पढ़ लिया था यहाँ तक कि डेढ़ हो गया। अब देखो क्या है, यहाँ पे आ गया फिब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन, वही लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा कि देखो यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको प्रोथ्रोम्बिन के बारे में नहीं दिया है ना, सीधे मैकेनिज्म दिया है। देखो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन के बारे में नहीं दिया तो आपको पूरा 13 के 13 स्टेप समझ नहीं आते फैक्टर। तो ये फिब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिवेट फिब्रिनोजेन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। देखो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन नहीं, यहाँ पे सब ये आपको नीचे दिया है कि सबसे पहले आपको फिब्रिन दिया है, फिब्रिन के बाद आपको फिब्रिन कैसे बना, इनएक्टिवेशन जो हुआ आपका, मतलब फिब्रिनोजेन को एक्टिवेट करके आपका फिब्रिन बना, फिब्रिनोजेन को एक्टिवेट करके फिब्रिन बना। वो पे नीचे लिखा हुआ है कि ये थ्रोम्बिन है, जो थ्रोम्बिन है टर्न फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिवेट सब्सटेंस, सब नीचे दिया हुआ है कि प्रोथ्रोम्बिन से आपका फिर थ्रोम्बिन बना, और फिर ये आपका जो थ्रोम्बोकाइनेज है जो रिक्वायर्ड है ऊपर वाले रिएक्शन के लिए, ये आपका ऊपर से नीचे, मैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बॉटम मतलब वो बेस से पूरा स्टार्टिंग से लेके नीचे किया, जैसे स्टार्टिंग से नीचे किया, लेकिन इसमें आपका सबसे ऊपर वाले से आपको नीचे करके ले जा रहा है कि सबसे कैस्केड रिएक्शन पूरा प्रोसेस को इन्वॉल्व किया, जिसमें थ्रोम्बोकाइनेज दिया है पहले, फिर उसके बाद आपको थ्रोम्बिन दिया है, थ्रोम्बिन फिर फिब्रिन दिया है। देख रहे हो एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी मैंने एक साइड में इसमें मैंने ऊपर से पूरा नीचे करके दिखाया ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्व करता है फैक्टर विच इन इनएक्टिवेट स्टेट इन एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट the platelets in the blood to release certain factor which inactivate the mechanism of coagulation. Certain factor released by the tissue at the site of injury also and initiate coagulation. अब यहीं पे वही सब लिखा है जो मैंने आपको बताया। कैल्शियम प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कैल्शियम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। आई होप आपको सब समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़े, चलिए ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे, मीन्स आज हम लिम्फ तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा हार्ट है मेन, उसको हार्ट से लेकर लास्ट, मतलब 2 बनेगा इसका लेक्चर का, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मतलब एक ही बनाऊँ, बट एक है जो 2 घंटे का हो जाएगा तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो 2 दिन में दे दूँगी मैं, ठीक है। 2 दिन या 1 दिन में 2 लेक्चर करके दे दूँ तो उससे क्या हो जाएगा ना, आपका मतलब छोटे लेक्चर हो जाएगा, मीन्स 1.5 घंटे का हो सकता है, 1.5 घंटे का हो जाए, लेट्स सी।
और इसको भी मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड अप करके मैं आपको डाल रही हूँ कि मैं जैसे पढ़ा रही हूँ उससे थोड़ा सा स्पीड अप करके, इसलिए ना क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब लिम्फ है, लिम्फ का मतलब ये इसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ये आपका नॉर्मल सा एक टिश्यू है, ये हो गया आपका लिम्फ। लिम्फ के ऊपर ये हमारा ब्लड कैपिलरी है। देखो क्या होता है, ब्लड कैपिलरी से प्रोसेस करके लिम्फ में फिल्टर आउट होकर आती है। लिम्फ कैपिलरी लैक्टियल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो सेल है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हुआ, बीच बीच वाले को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये सेल है बीच, जैसे दिखाया है कि लिम्फ कैसे बनता है। सो देखो लिम्फ लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड कैपिलरी माइनस, अब देखो इसमें क्या क्या नहीं होते हैं। इसमें आरबीसी नहीं होता है, प्लस प्लेटलेट्स नहीं होता, प्लस मैक्रोफेज नहीं होता है। जितने भी मैक्रो प्रोटीन है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, सारा का सारा को छान देता है। जैसे ब्लड फिल्टर बीच में जो सेल है वो सब फिल्टर कर देगी, और फिर फिल्टर करने के बाद लास्ट में जो है ये बचेगा, वो उसको हम लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ है डिफरेंस बिटवीन लिम्फ और ब्लड के बीच में डिफरेंस, ये आपको जानना चाहिए, ये थोड़ा सा एसेंशियल है, तो देख लो। ब्लड कलर्ड होती है, कलर्ड क्यों होती हैं ये भी आपको पता है, ड्यू टू आरबीसी। आरबीसी की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, कलर्ड होता है। वैसे ही लिम्फ कलरलेस होती हैं क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता, ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी पढ़ा। प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगी, लिम्फ में प्लेटलेट्स नहीं होती हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड में कम होती है, इसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। और लिम्फ में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होती है क्योंकि उसको मिडिल मैन बोलते हैं ऑफ द ब्लड, हमारा बॉडी का मिडिल मैन बोलते हैं। आर्मी है हमारे बॉडी का बेसिकली, जैसे इंडियन आर्मी, वैसे ही हमारे बॉडी का जो आर्मी है उसको लिम्फेटिक सिस्टम होता है, हमारा आर्मी है हमारे बॉडी का। ठीक है, जितना भी हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, पूरी की पूरी हमारे प्रोटेक्शन के लिए आर्मी यही है। लिम्फेटिक सिस्टम को हम, लिम्फ को हम आर्मी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रोटीन 7% होती है, इसमें प्रोटीन 4% होता है। ठीक है, अब देखो अब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ लो। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ये हो गया हमारा मेरेपोप, जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब पूरा का पूरा लिम्फ में जो जो जरूरत है सारा का सारा प्रोसेस में होगा, सारी चीज़ें की जरूरत होती है। किस किस चीज़ के कॉम्बिनेशन से लिम्फेटिक सिस्टम पूरा बनता है। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, किसी भी चीज़ में सिस्टम का मतलब है कि ऐसा नहीं कि बोलते देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट अलग चीज़ है, सर्कुलेटरी सिस्टम बस हार्ट नहीं होता ना, उसके साथ तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, उसमें लंग्स की भी होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वैसा ही है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, इसमें होती है लिम्फ कैपिलरीज जिसको लैक्टियल बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फ डक्ट। समझ गया, चलिए देखो अब यहाँ पे है लिम्फ कैपिलरी लैक्टियल, ये है ब्लंट एंड, इसका जो दिया हुआ है ये यहाँ तक, ये ब्लंट एंड नीचे का लिखा हुआ। अब देखो लिम्फ डक्ट, अब यहाँ पे देखो लिम्फ डक्ट क्या, अब यह लिम्फ वेसल होता है ना, उसमें वाल्व्स होती हैं कुछ। ठीक है, लिम्फ डक्ट है, उसमें देखो दो, एक राइट जैसे कि डक्ट निकली तो एक है राइट लिम्फेटिक डक्ट, दूसरा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या कहाँ जाती है, ये याद करने की चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। सो आपको यू हैव टू बी लर्न दिस, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में कर लीजिए। ये कलेक्ट करती है, राइट लिम्फेटिक डक्ट कलेक्ट करती है लिम्फ फ्रॉम अपर साइड। जितना भी आपका बॉडी का जितना भी लिम्फ है जो ऊपर साइड का, जैसे कि जितना भी ऊपर साइड का जितना अपर पार्ट का, जैसे हेड हो गई, ये तो शोल्डर वगैरह हो गए, हैंड वगैरह हो गए, तो जितना भी वहाँ से आपका लिम्फ कलेक्ट करना है तो वो सारा राइट लिम्फेटिक डक्ट से कलेक्ट होएगी। और फिर लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है वो सीधा है पूरा कलेक्ट करेगी जितना भी लोअर साइड नीचे की साइड के जितने भी लिम्फ होगी उसको लोअर लिम्फेटिक डक्ट से कलेक्ट होएगी और स्टोर यहाँ पे। अब है लिम्फ नोड्स, यहाँ पे नोड बनी है जिसमें रेटिकुलोसाइट बनता है। लिम्फ ग्लैंड, अब लिम्फ ग्लैंड है जहाँ पे स्टोर होगी ना लिम्फ स्टोर होने की भी तो चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ग्लैंड है और एक है सेकेंडरी ग्लैंड। तो देखो प्राइमरी ग्लैंड ये हो गया हमारा, सुनाई दे रहा है, लो देखो प्राइमरी ग्लैंड हो गई हमारी ये थाइमस प्लस रेड बोन मैरो, और सेकेंडरी ग्लैंड में आपकी हो जाएगी स्प्लीन, पेयर्स पैचेस और माल्ट्स। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। प्राइमरी ऑलवेज हमारी होती है थाइमस एंड रेड बोन मैरो, और सेकेंडरी में आपका है स्प्लीन एंड पेयर्स माल्ट etc। समझ गया, चलिए आगे बढ़े, चलिए ठीक है। देखो लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, अब एनसीईआरटी की पढ़ लेते हैं। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी इन टिश्यू, some water along with many smaller water soluble substance move out into the space between the cell of tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessel। वही बोल रहा है कि पूरा का पूरा आपको लिम्फ का डेफिनेशन दिया कि एग्जैक्टली लिम्फ क्या होता है, तो वही सेम है कि जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि पूरा आपका बोल रहा है कि जैसे कि हम टिश्यू में कुछ ब्लड पास होती हैं, उसमें कुछ वाटर होती हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, तो वो सब क्या होता है कि उसमें से कुछ यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, पूरा आपको लैंग्वेज लिख दिया है, मूविंग आउट लिख दिया है, मूविंग आउट सम स्पेस, उसमें से कुछ हम फॉर्म्ड एलिमेंट निकाल देते हैं। हाँ, फॉर्म्ड क्या लार्जर पार्ट्स, लार्जर प्रोटीन्स हटा देते हैं, ब्लड आरबीसी हटा देते हैं, फॉर्म प्रोटीन्स हटा देते हैं, तब उसके बाद कुछ रिलीज्ड आउट, उसके बाद कुछ सब्सटेंस बचता है, तो उस सब्सटेंस को ही हम लिम्फ कहते हैं। मतलब हो गया टोटल ब्लड माइनस प्रोटीन प्लस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स जो मैंने बताया। अब उसके बाद दिस फ्लूइड रिलीज आउट, वो फ्लूइड किससे रिलीज होता है, इज कॉल्ड
इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और उसी को बोलते हैं जो फ्लूइड बना तो उसको बोला हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। इट हैज़ सम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इट प्लाज्मा, अब बोल रहा है इसमें कुछ मिनरल डिस्ट्रीब्यूशंस भी होंगे। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेज etc बिटवीन ब्लड एंड द सेल ऑलवेज ऑकर थ्रू दिस फ्लूइड, अब बोल रहा है कि जितना भी मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या फिर यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स का, गैस का, ये सब का जो एक्सचेंज होगा वो इसी फ्लूइड के थ्रू होता रहता है। एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल, अब देखो इसमें बोल रहा है लिम्फेटिक सिस्टम किसको बोलते हैं, ये ध्यान दीजिए। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब हुआ एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट इन बैक टू द मेजर वेन। बोला जा रहा है कि आपका जो ब्लड का तो अलग काम है, लेकिन ब्लड के बाद जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स सब है वो सबको भी तो फिल्टर करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है ना कि पूरा डिस्पोज करके इस पूरा गंदगी इसी में फैल जाएगी, तो ये सारे चीज़ को पूरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड को पूरा फिल्टर छानने की काम, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह यूज़ वाला चीज़ रखना और मतलब वेस्टफुल चीज़ को बाहर निकालना, तो इस सब चीज़ के लिए क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब उसको करने के लिए यूज वाली चीज़ को कलेक्ट करके रख लेगी फ्लूइड को, और उसके बाद बाहर वेस्टफुल सब्सटेंस को ड्रेन आउट कर देगा और मेजर वेन को, जिससे वो किडनी वगैरह के थ्रू पास आउट करके बाहर निकाल देंगी, और जो यूजफुल चीज़ होगी वापस उसको बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेगी। सो यही है द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ फ्लूइड, और जो लिम्फेटिक सिस्टम ये फ्लूइड प्रेजेंट होती है तो वो देखो उसको हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। हर चीज़ है, ब्लड कैसे बनी, लिम्फ कैसे बनी, टिश्यू फ्लूइड कैसे बनी, वो प्रोसेस के थ्रू होता है। जैसे लिम्फ के थ्रू गया तो लिम्फ बोल दिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू गया तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलिए, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो आर्टरीज और वेन के थ्रू जाती है तो इसलिए उसको ब्लड बोलते हैं। समझ आ गई? और उस पोजीशन और जगह के अकॉर्डिंग उनका फंक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है। देखो अब क्या है, लिम्फ इज ए कलरलेस, लिम्फ कलरलेस होता है फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि हमारा लिम्फ है जो एक कलरलेस होती है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होता है, और उसके बाद स्पेशल लिम्फोसाइट होती है, वो लिम्फोसाइट क्या होता है, हमारे इम्यून के रिस्पॉन्स के लिए हेल्प करता है। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट, लिम्फ में मतलब लिम्फ इसमें न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करती है, कुछ हार्मोन्स को भी कैरी करती है, इसलिए इस लाइन को याद रखिएगा। एंड फैट आर अब्जॉर्ब, अभी देखो ये लिखा हुआ है फैट आर अब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल विलाई, इंटेस्टाइनल विलाई। इंटेस्टाइनल विलाई में हमने पढ़ा है कि लैक्टियल बनती है, उस लैक्टियल के थ्रू हमारा फैट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी। चलिए तो फिर रहने दें, ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक, लंबी हो जाएगी लेक्चर। उसके बाद हमारा जो बचा है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो पूरा बेसिक है वो मैं पढ़ूंगी। मैं एनसीईआरटी का पूरा जो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो एक लेक्चर और लगेगा आई होप, तो कंप्लीट हो जाएगी चैप्टर, ठीक है। सो जुड़े रहिए मेरे साथ, और ऐसे ही मैं पूरा एनसीईआरटी के सारे बुक आपको कवर करा के दूंगी ताकि आपको एनसीईआरटी का एक वर्ड भी मिस ना हो। मैं एक एक वर्ड पढ़ा रही हूँ, सो ध्यान से पढ़िए और कांस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। मैं भी आपको कंसिस्टेंटली क्वेश्चन डालती जाऊंगी और वीडियोस सारे, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फैलाइए जितना फैला सकते हैं। और बच्चों को लास्ट स्टेज है, ये लास्ट वाली फेज़ है, अब ये दोबारा नहीं आएंगी, एग्ज़ाम होने वाली है, तो जितना ज़्यादा आप ज़्यादा फोकस्ड रहिएगा और जितना ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगी मुझे अच्छा लगेगा, और आप लोग को भी आई होप अपने दोस्तों को फैला दोगे तो उनका फ़ायदा हो जाए। सो चलिए, ओके, बाय।